सर पहले जी सर। जी, जी, बताइए प्लीज़। सर पहले जो मेरा स्टेशन स्टार्ट हुआ तो रेनॉल्ड नंबर से स्टार्ट हुआ था। डिफाइन रेनॉल्ड नंबर और फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं और उसके डिफरेंट क्वेश्चन थे आगे सर 7-8 ना, ठीक है, जो कि सर मुझे नहीं आते थे ऑनेस्टली। तो ठीक है, सर उससे अगला स्टेशन था कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के कौन-कौन से तरीके हैं। सर एक मैंने वही पैल्पेट्री मेथड से बताया, स्फिग्मो मैनोमीटर का बताया, हमारा हम जो मशीन में यूज़ करते हैं सर, वो बताया। उसका उन्होंने प्रिंसिपल पूछा था, तो स्फिग्मो उसका ऑसिलोटोनोमेट्रिक वो बताया मैंने। फिर उन्होंने मैप पूछा था, मैप क्या होता है उसका फ़ॉर्मूला सर मैंने बता दिया था। वो जो 1/3 डायस्ली और मी वो है सर ब्रैकेट के अंदर पल्स प्रेशर 1/3 प्लस पल्स प्रेशर सर क्या है उसका फार्मूला। जी, पल्स जी, प्रेशर फिर सर हम निकालते हैं सिस्टोलिक ठीक है, और डायस्टोलिक का सर इस ठीक है, तरह। वो सर स्टेशन ठीक हो गया था, मैडम ने कहा था कि तुमने सही बताया, ओवरऑल तुम लोग सही बता रहे हो। इस तरह ठीक सर है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मिस भी कर रहा हूँ सर मैं 2-4 शायद, ठीक है, लेकिन इसी तरह का थे सर। इससे ठीक है। सर अगला स्टेशन था कि एक पेशेंट है सर, उसकी कार्डिक हिस्ट्री है। हुँ, वो कार्डिक हिस्ट्री है उसकी, आप उसको इवैल्यूएट करें। उसको ठीक है। इवैल्यूएट में सर मैंने हिस्ट्री ली सारी उससे, हुँ, हुँ, कार्डिक सिस्टम की, और उससे पूछा मेडिसिन कोई लेते हैं? उसने पेपर सीधा किया, वो मेडिसिन लेता था और वो क्लोपिडोग्रिल ले रहा था और सर एंटीप्लेटलेट एक और ले रहा था शायद, इस तरह करके ना, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है सर, लेकिन क्लोपिडोग्रिल ले रहा था। ठीक है, तो फिर उसको उन्होंने पूछा था कि लेफ्ट इन्ग्वाइनल हर्निया है, आपको इमरजेंसी में ऑपरेट करना है, आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? तो सही। मैंने सर रीजनल कहा था और मैंने एपिड्यूरल स्पाइनल में से हम लोग मतलब जो भी चूज़ करेंगे स्पाइनल चूज़ करेंगे सर, शायद इस तरह मैंने कहा था। और उसका था कि वो फिर बार-बार यही पूछ रहे थे कि आप और क्या पूछना चाह रहे हैं, हिस्ट्री में और क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, और फिर आपके ऑप्शंस क्या होंगे? ये 3-4 क्वेश्चन्स को ना सर वो घुमा-घुमा के पूछ रहे थे, सही। कार्डिक से रिलेटेड। अच्छा, सर इससे जो नेक्स्ट ठीक है, स्टेशन जी सर, मैं आपको बताता हूँ, ईसीजी थी। ईसीजी नहीं थी सर। अच्छा, एबीजीज़ थी। उसकी एबीजीज़ भी नहीं थी सर, एको भी नहीं थी, उसके पास रिकॉर्ड कोई भी नहीं था। मैंने पूछा तुम्हारे नहीं, पास नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्ड है? नहीं, 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 उधर नहीं, भी नहीं था, नहीं, नहीं सर। नहीं, नहीं, हाँ जी, नहीं, नहीं, उधर आप भी मेरी नहीं बात था। नहीं समझे। मैं आपसे जी, जी स्टेशन सर। पूछ रहा हूँ। स्टेशंस जो थे, उनमें एक ईसीजी का स्टेशन था। ईसीजी का स्टेशन था सर, वो आगे जाके था। अच्छा, एबीजीज़ का था। एबीजीज़ का भी था सर। अच्छा, एबीजीज़ काउंसलिंग का सर ये था कि सॉरी सर, किसी चीज़ की काउंसलिंग एबीजीज़ थी। का सर वो एक रेशो थी PaO2 और या FiO2 और इस तरह की रेशो थी, मुझे याद नहीं है सर। मैं किसी कोलीग से पूछ के ना आपको सर वो मैं नहीं, नहीं, बताऊँगा मैं आपको। आपको अभी बता देता हूँ। मैं अभी बता देता हूँ कि कौन-सी रेशियो पूछ रहे होंगे। आगे चलें। जी सर। जी सर, ईसीजी भी थी सर और एबीजीज़ भी थी सर। बायर्स ब्लॉक था, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पड़ी हुई थी सर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और सर एक था कि एक पेशेंट है, उसकी नी सर्जरी हुई है दोनों साइडों की, तो आप उसको पेन के लिए, पोस्ट ऑप पेन के लिए क्या-क्या जो है ना आप लोग मतलब उसके ऑप्शंस होंगे। मैंने सर एनएसएड्स बताए, ओपिएट्स बताए, उसके बाद मैंने सर एपिड्यूरल बताया। फिर वो हुँ, कहते नहीं कोई ब्लॉक नहीं आप यूज़ कर सकते। मैंने फेमरल ब्लॉक कहा। तो मैडम कहती नहीं और सोचो और सोचो। तो फिर थोड़ी देर बाद वो कहती कि एडक्टर कैनाल ब्लॉक नहीं सुना आपने? तो मैं वो सुनना चाहती हूँ। फिर मुझे कहती इसके कंटेंट बताओ, इतने में बेल बज गई, मैं आगे मूव कर गया। ठीक है। अच्छा एक देखो अब स्टेशन सर उस हाँ, जी मैं सर। आपको जी, जी, हाँ, बोलो बताओ आगे स्टेशन ये आप सब सर लोग मैं आपको सुने स्टेशन और अभी हम हाँ जी, अभी मैं हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी, स्टेशन सर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ सारे जो मेरे हुँ, ज़हन में है अभी सर। बाकी मैं कलीग से भी सर पूछ के ना आपको इंशाल्लाह जी, कल जी, इन्फॉर्म करता हूँ। जी, 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 अगला स्टेशन था सर, एक बच्चा है, उसकी क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है। उसकी पिक्चर बनी हुई थी कि ये पहले तो पूछा था ये क्या है बच्चे को, उसको क्लेफ्ट लिप था सर। ठीक है, और पूछा था अगर इसकी सर्जरी में क्या-क्या कंसर्न्स होंगे बच्चे के ना, पोस्ट ऑप आपको रिकवरी में शिफ्ट करवा दिया, इसको क्या-क्या इश्यू हो सकते हैं पोस्ट ऑप। मैंने सही, सर बताया सर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसके बाद सर मैंने कहा कि सिक्रीशंस कोई लंग्स में जा सकती हैं, ब्लड लंग में जा सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। और इस तरह की चीज़ें सर मैंने बताई, लेकिन वो एग्ज़ामिनर काफ़ी गुस्से वाला था, वो कह रहा आप मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे सही तरह, आप समझ नहीं रहे। तो मैं पूछ रहा हूँ पोस्ट ऑफिस को क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो फिर मैंने यही बताई, उसके बाद कहते हैं आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? फिर मैंने सर वही कहा कि हम एबीसी से स्टार्ट करेंगे, वो जो एसीएलएस वाला सर प्रोटोकॉल होता है उससे। लेकिन सही। वो नहीं सर इस पे सैटिस्फाइड हो रहा था। पता नहीं वो क्या सुनना चाहता था, आई डोंट नो सर। हुँ, हुँ, तो
उससे अच्छा। अगला स्टेशन था सर हाई फ्लो नेजल कैनुला था, उसकी पिक्चर बनी हुई थी और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने थे। सही। वो सर नहीं पिक हो रहा था ना, उसका पार्ट्स वैसे पता चल रहे थे, इंस्पिरेटरी लिम्ब एक्सपिरेटरी लिम्ब है, ये पेशेंट को लगा हुआ है। तो मैडम कहती जब तक आप इसका नाम नहीं बताओगे आप जो मर्जी बताते रहो, मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी। वो मेरे से सर पिक नहीं हुआ। और उस पे मैडम ने कहा कि वो मोस्टली लोगों के ना एक एक दो दो नंबर लगा रही थी, वो सामने लगा रही थी। सही। तो बहुत कम स्टूडेंट थे सर जिनके पाँच चार पाँच नंबर लगे हुए थे। उससे अगला स्टेशन था सर एक ब्रेडी कार्डिया का रिदम था, साइनस ब्रेडी था आई थिंक वो। कुछ सही। लोग वो थर्ड डिग्री ब्लॉक कहते हैं, कुछ लोग साइनस ब्रेडी कहते हैं। लेकिन उसमें सब कुछ था सर, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और सब कुछ था, साइनस ब्रेडी ही मोस्टली लोग साइनस ब्रेडी कह रहे थे। सही। साइनस ब्रेडी मैंने बताया, फिर मैडम ने पूछा कि आप 7 कॉजेज बताएं जहाँ पे सर्जरी से रिलेटेड या पेशेंट को मतलब ब्रेडी कार्डिया हो सकता है। वो सही। सर मैंने ब्रेन से स्टार्ट किया, अगर आईसीपी रेज हो उसमें, और अगर वेगस का कहीं पे हो रहा हो वो, और अगर थोरेसिक की सर्जरी हो वो, कोलोन की सर्जरी हो वो, अगर सर हम साथ क्या उसका नाम है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं सर, हम्म। उसमें जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है उसमें हो सकता है। तो सही। चार पांच मैंने कॉजेज बताई थी जितनी है ये सर। तो सही। उसके बाद मैडम बिल्कुल चुप करके बैठ गई। मैंने कहा मैडम और कोई क्वेश्चन, उन्होंने जवाब नहीं दिया ना मेरी तरफ देखा। सही। तो ये दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उससे अगला स्टेशन ये था कि सर आपने एक केस करवाया है, हम्म। उसके बाद जो है ना पेशेंट जो है ना डी सेट हो रहा है, और पेशेंट जो है ना आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट की तो उसमें क्रेफ्ट्स हैं, और पेशेंट सॉरी सर पहले ये था कि पेशेंट है उसको रिंगोस्पैज्म हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म और रिंगोस्पैज्म स्पैज्म, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। मैंने सर यही कहा कि 100% ऑक्सीजन देंगे, अगर उससे नहीं ब्रेक होगा तो प्रोपोफोल देंगे, प्रोपोफोल से नहीं ब्रेक होगा तो सक्स हम दे के मतलब ट्यूब डाल देंगे या वेट करेंगे। फिर हम्म। उन्होंने कहा अच्छा इसके साथ पेशेंट जोर लगाता रहा, फिर आपने दोबारा जब पेशेंट की चेस्ट सुनी तो उस पे क्रैफ्ट से ये क्या है। तो मैंने कहा उसने एडीमा डेवलप कर लिया। कहते हैं हाँ ये इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा। उन्होंने कहा इस तरह बोलना है। मैंने कहा ठीक है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा। तो कहते हैं आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैंने कहा कि हम स्टीरॉयड देंगे। तो कहते नहीं स्टीरॉयड नहीं, आप लोग क्या देते हैं आप सोचो जरा, अगर कहीं फ्लूइड है तो उसका आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि फिर हम डायूरेटिक्स पे जाएंगे, फ्रोसामाइड देंगे। कहते हैं हाँ फ्रोसामाइड देंगे। तो फिर कहते हैं कि उससे अगला क्वेश्चन था सर ट्रेन ऑफ फोर से रिलेटेड ना, डबल बस स्टिमुलेशन था या ट्रेन ऑफ फोर वाले जो टोक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, एक उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। सही। और उससे अगला स्टेशन सर ये था कि एक पेशेंट है सीओपीडी का है, उसको आपने रीजनल के लिए काउंसल करना है, जीए के लिए नहीं, उसको रीजनल के लिए। उसको बताया सर मैंने कि मतलब आपकी छाती का इस तरह चेस्ट का इशू है, और उससे पहले हिस्ट्री ली सर, एवेलुएट किया कि मतलब कब से है मसला और आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। उसने बताया मैं इनहेलर यूज करता हूँ, मुझे ये कब से मसला है, मैंने सिगरेट भी बहुत पिए हैं, जैसे सर हिस्ट्री बनाते हैं वो लोग। सही। और फिर था कि हिस्ट्री ली सर, उसके बाद फिर उसको रीजनल के लिए काउंसिल किया कि मतलब आपके लिए फिर आपकी जो है ना पोस्ट ऑफ रिकवरी पर लॉन्ग हो सकती है हमारे इनहेलेशनल की वजह से, और आपकी जो ऑक्सीजन ड्राइव होती है इस तरह, उसको सर सिंपल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। फिर सर ने कहा कि इसको आप पोस्ट ऑप के लिए क्या क्या दे सकते हैं, तो उसके लिए सर मैंने एनएसिड्स कहा और कैटामिन कहा। और बाकी मैंने कहा सर आप एपिड्यूरल भी लगा सकते हैं पोस्ट ऑप पेन अगर ज्यादा है तो। उसके लिए सर ने कहा ठीक है आपने सही बताया, पोस्ट ऑप पेन भी, और आपने अच्छा काउंसिल किया सर ने ये कहा। तो सही। फिर सर नेक्स्ट स्टेशन था वो एयरवे की एग्जामिनेशन थी सर। और उसमें सर खुद ही मैडम पूछ रही थी कि आप बता दो आप क्या क्या करेंगे, पेशेंट नहीं था। उसमें सर वो 3 फिंगर वाला बताया मैंने, माउथ ओपन करवाएंगे, नेक की एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाएंगे, और स्टर्नोथायरॉयड और स्टर्नो जो दो डिस्टेंस होते हैं 6 और 12 सेंटीमीटर वाले, वो सही। सर मैंने बताए। तो वो मैडम कोऑपरेटिव थी, उन्होंने कहा कि मैं सबको अच्छे मार्क्स दे रही हूँ, 9, 9.5 8.5, इससे कम किसी को भी नहीं दिए। तो उससे जो अगला स्टेशन था सर उसकी यही इक्वेशन लिखी हुई थी, अब मुझे इक्वेशन याद नहीं, मैं आपको याद करके बताऊंगा। ये सर PaO2 और ब्रैकेट में ए कैपिटल माइनस स्मॉल ए इस तरह कुछ था सर। तो फिर कह ठीक रहे है। थे इसकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी आप ये बताएं। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये स्टेशन भी सर मेरा जीरो गया था। हम्म। उससे अगला स्टेशन सर बायर्स ब्लॉक था, बायर्स ब्लॉक का पूछा हुआ था कि मतलब आप कैसे लगाएंगे, इसका प्रोसीजर बताएं। वही सर डबल टॉर्निकेट लगा के ड्रग ऑफ चॉइस प्राइलोकेन, और ये सारा कितना वॉल्यूम देंगे। फिर ये था कि आप ओपन कैसे करेंगे इसको सर, वो बताया कि मतलब आप एकदम सर ओपन नहीं करेंगे, मतलब
थोड़ी देर के लिए ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे। बाकी सर ये था कि मतलब अगर सर्जरी 10-15 मिनट में होगी खत्म तो क्या आप ओपन कर देंगे, वो उसका सर ये था कि 30 to 40 मिनट्स आपने वेट करना है, उसके बाद ओपन करेंगे। और फिर ये स्टेशन है सर, ये एग्जामिनर भी फंसा रहे थे कि मतलब कह रहे थे कि आप ब्रेन में भी यूज कर सकते हैं ब्रेन की सर्जरी में इसको या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। इतने फिर टाइम खत्म हो गया। और अगला अच्छा। क्वेश्चन सर ट्रिक, जी सर, जी जी जी। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब वाला था। सही। उसमें सर ये था कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब रखी हुई थी 2-3 टाइप्स की। उन वो ये पूछ रहे थे कि एक पेशेंट आईसीयू में है, उसकी ट्रेकियोस्टमी चोक होगी, आपको बुलाया गया, आप जाके क्या करेंगे। तो उसमें सर यही मैंने सक्शन का बोला था, और अगर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब वो कहते आउट होगी तो, अगर मैंने कहा आउट होगी तो फिर हम ट्यूब डालेंगे, हम्म। ईटीटी ट्यूब डालेंगे उसको। और अच्छा। फिर सर ये था कि उसके पार्ट्स वगैरह पूछे थे, वो सर अच्छे थे सर, वो भी कोऑपरेटिव थे। हम्म। और उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे, वो भी यही कह रहे थे मैं सबको अच्छे मार्क्स दे रहा हूँ, सबने अच्छा स्टेशन बताया सर। हम्म। तो ये सर 14 स्टेशन थे, जिनमें से मेरे सर 4 स्टेशन तो बिल्कुल ब्लैंक गए थे ऑनेस्टली सर। अच्छा और देखिए, मुझे कुछ नहीं आता। मैं जी सर। आपको बताता हूँ। अब आपने क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप सब लोगों के लिए एक क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं ना कि एक्सप्लेन करने के लिए आसान है मेरे लिए। देखिए पहली तो बात जी मैं सर। आपको, हाँ जी। मुझे ये बताएं कि कौन सी, जरा अब आपने क्योंकि आपने स्टार्ट ये किया था कि मुश्किल था, ठीक है, और एग्जामिनर वो कर रहे थे, मतलब आपके ख्याल से सख्त थे एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा, जी सर। तो आप पहले, आप अगर मुझे बताएं कि समरी में आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप इसको करेक्ट करके बताएं कि टोक्स जो है, जी सर। क्या जी टोक्स सर। पढ़ के पास होने वाली चीज है? सर बेसिकली तो जो हम डेली बहुत कम। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, जी अब सर, मोस्टली असल चीजें में वही तो होती हैं सर। टोक्स जो है ना, ये इसको कहते हैं, ये दूसरा, आपको इस लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी, जी सर। ये इसको कह लें टीओ, कि ट्रबल शूटिंग है। ट्रबल शूटिंग। जी सर। ट्रबल शूटिंग इन ओआर, ट्रबल शूटिंग इन, हमारे पाकिस्तान में नहीं होती लेकिन एनेस्थीसिया क्लिनिक, इसको प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक कहते हैं। ट्रबल शूटिंग इन आईसीयू, ठीक है। ट्रबल शूटिंग इन इमरजेंसी, ठीक है। तकरीबन ये, अगर आप कोई मुझसे कोई कहे ना कि टोक्स क्या होता है, अब वो ट्रबल शूटिंग क्या होता है, ट्रबल शूटिंग ये होती है कि भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यानी कि मिसाल के पहला पहला तो उसमें ये होगा कि आपने उसको उस कॉम्प्लिकेशन को, उस चीज को आपने पिक कैसे करना है, ठीक है। उस चीज को जी आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो गई है, आइडेंटिफाई। फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन कि अब क्या हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। कोई भी चीज आपने जितनी भी बताई है वो देख लें आपके कोई मॉनिटरिंग की रेफरेंस से है, ठीक है। कोई उसके अंदर आपकी जो मिसाल के तौर पे आपका कोई एरिथमिया, जैसे आपको उन्होंने ब्रैडिकार्डिया बताया था, ठीक है, तो एरिथमियाज हो गए हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या हार्ट रेट बढ़ गया है या हार्ट रेट कम हो गया है, या रिदम खराब हो गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे एबीजीज है, रेडियोलॉजी का होगा कोई, होगा कोई। तो पहली तो बात आप जेहन में रखें कि आप लोगों को देखें, कई दफा इंसान जब उस स्टेज पे पहुंचता है तो उसको ये समझ आती है कि यार ये अगर मैं थोड़ा थोड़ा पहले करता रहता तो मेरे लिए तो ये कोई मुश्किल काम था ही नहीं। तो एक्चुअली रियलिटी ये है कि आप लोग अगर अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा ये पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा चीजों के साथ इन टच रहें, तो टोक्स तो कुछ है ही नहीं। टोक्स के बारे में ना मजाकन लोग क्या कहते हैं, टोक्स के बारे में मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि कोई अगर लड़की की शादी हो, वो कहे कि मैंने नहीं बसना जबरदस्ती, तो उसकी नहीं बसेगी शादी। तो वो वाला हिसाब है। टोक्स में जो फेल हो रहा है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा शदीद, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी ट्रेनिंग पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ाई देखो अलग चीज होती है, ये पढ़ाई की चीजें नहीं है, ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सेस की बातें हैं, चीजें ना। ये वो चीजें हैं कि जो आपको, आप ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं, कोई ऊपर चीज नहीं, कैसे पिक करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मतलब बताने का मकसद ये है, आप लोगों को इस वक्त ये रियलाइज कराने का है कि आप लोग अपने जूनियर्स आ रहे हैं, जो आपके, अब आप थर्ड ईयर में हैं, आपके जो पीछे लोग हैं उनको ये बातें बतानी है आपको, ताकि वो लोग इस तकलीफ से ना, मैं आज आप लोगों से अगर बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे आप लोगों से यही चीज चाहिए कि आप लोगों, अगले आने वाली नस्ल के ऊपर रहम करो। मैं, क्योंकि मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शायद बहुत सफर किया था,
तो मैं अब आप लोगों के पीछे इसलिए भाग रहा हूँ कि यार मैं इन लोगों को तकलीफ से बचा लूँ, ठीक है, और इन लोगों को मैं बेहतर एनेस्थेटिस्ट बनाऊं ताकि ये हमारे मुल्क को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है, ये मेरा फोकस है। तो पहले तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि अभी भी आप लोग देने जा रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चंस बताए तो सुनते हुए बहुत सारे लोगों को परेशानी शुरू होगी कि ये भी सवाल मुझे नहीं आता, ये भी सवाल मुझे नहीं आता, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि ये टॉक्स डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। आपने अब जैसे बताया ना कि आपके 4 स्टेशन फेल हुए हैं, तो आप फेल हुए हैं, अदरवाइज अगर आपके 1-2 स्टेशन बिल्कुल ब्लैंक होते हैं ना तो भी आप पास हो जाते, ठीक है। तो इसलिए बहरहाल बहरहाल मैं बताने का ये समराइज आपको, ये आपको एक ब्रीफ बताने का मकसद ये है कि पहले तो टोक्स को अपना सर पे ना सवार करें। टोक्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, टोक्स के अंदर सिर्फ अपने होशो हवास को कायम रखना होता है, एक स्टेशन के गम को दूसरे स्टेशन पे लेके नहीं जाना होता, ठीक है। अगर एक स्टेशन भी खराब हो गया तो भी आप पास हो जाएंगे, 2 स्टेशन भी खराब हो गए तो भी पास हो जाएंगे आप, अगर आपके बाकी स्टेशन अच्छे हुए हैं। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अभी ये जो जो जिन लोगों ने अभी शुरू से ज्वाइन किया है, इनमें से अगर हम एक एक को डिस्कस करें तो इन्होंने यहीं से इसी रेफरेंस से ही अगर हम कर लेते हैं, असल में ये 1 मिनट रुकिए प्लीज, मेरा ख्याल है कि ये स्क्रीन शेयर इससे ज्यादा बेहतर है जी। 1 मिनट जी। आपसे आपको अब आप लोगों में से कोई कौन सा स्टेशन डिस्कस करना चाहते हैं? कोई और बंदा प्लीज बताए कौन कौन सा स्टेशन डिस्कस करना है, वहां से मैं शुरू करूँ फिर। और आप लोग बोलें, जो भी बात बोलना चाहता है वो हाथ रेज करे ताकि सबकी इंटरेक्शन हो, क्योंकि मैं कोई लेक्चर तो नहीं दे रहा, मैं तो आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग शर्माएंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। तो प्लीज जस्ट फील फ्री, जस्ट जो भी बात करना चाहता है वो हैंड रेज करे। देखें वसीम ने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, बताया कि उन्होंने क्या सवाल पूछे। तो अगर हम ये काउंसलिंग के, आपको काउंसलिंग का कौन सा सेशन था कि एक पेशेंट को क्या बताना था, काउंसलिंग का क्या सेशन था वसीम? सर उसको ये था कि सीओपीडी का वो नॉन केस था, इनहेलर वो यूज कर रहा था, उसको रीजनल के लिए काउंसिल करना था कि रीजनल के लिए करना था। आपको जो ना। जी सर। अच्छा, हाँ अब पहले पहले तो आप ये मुझे क्या ये बताएं कि क्या रीजनल एनेस्थीसिया सीओपीडी में सेफ होता है? सर उन्होंने ऑप्शन दे रखा हुआ था कि आपने जीए के लिए काउंसिल नहीं करना, नहीं लेकिन नहीं, पेशेंट कह रहा है एक मैंने सेकंड, जीए। एक जी सेकंड, सर। क्योंकि आपको पता होगा तो फिर आप बात कर सकते हैं ना। जी आप सर। हाँ वैसे जी। मुझे सवाल का जवाब दें कि क्या रीजनल एनेस्थीसिया सीओपीडी में सेफ है? नहीं सर। हाँ, वेरी गुड। ये आंसर सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखें कि आपने उनको जी ये सर। नहीं हाँ आप कह सकते कि जी ये बिल्कुल सेफ है, आपने उनको सिर्फ जी सर। रिलेटिवली एक्सप्लेन करना है कि जीए में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। समझ प्रॉब्लम आई? है। जी सर। तो जी रीजनल सर। रीजनल एनेस्थीसिया में अगर स्पाइनल लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर उसमें जो असेसरी मसल्स हैं सर, वेरी गुड, एब्डोमेन वाले वेरी सर। गुड, जी वेरी सर। गुड, ठीक है। उनमें असेसरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये पेशेंट डिपेंडेंट है उन असेसरी मसल्स पे, एब्डोमिनल जी सर। मसल्स हाँ पे और लोअर इंटरकोस्टल मसल्स पे, जो नीचे जो एब्डोमिनल वॉल के थोरेसिक केज के जो सॉरी एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं उनकी उनकी ब्लॉकेज हो जाएगी, तो वो पेशेंट तो वो उस पे चला जाएगा, क्या उसको कहते हैं, जस्ट जस्ट अ सेकंड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आपको 1 मिनट कॉल बैक करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ 1 मिनट। हेलो जी। तो मैं ये मतलब आपने ये बताना है कि भाई ये बिल्कुल 100% सेफ नहीं है। अच्छा, और जो जीए जीए की प्रॉब्लम्स क्या आप बताएंगे उनको कि जीए में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी सर। जी। सर उसको बताएंगे, एक तो डिलेड रिकवरी हो सकती है उसकी सर। डिलेड रिकवरी, ओके। और और सर, क्या सीओपीडी में डिलेड रिकवरी होती है? सर कुछ केसेस में होती है सर, एक केस मैंने ऑब्जर्व किया था उसमें सर हुई थी। अच्छा, और और सर देखें काउंसलिंग हो ही नहीं सकती जब तक आपको, देखें ये वही वाली चीज है कि आपने अपना कोई माल बेचना है, तो अगर जी सर। आपको अपने माल की खूबियां और खामियां नहीं पता होंगी तो आप कैसे बेचेंगे अपना माल? जी सर। ये बात समझ आई है आपको? जी सर। हाँ जी। देखें जीए में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक तो आप उनसे बताएं कि जी जो पूरी बेहोशी होती है उसकी सांस की नाली में ट्यूब डलती है,
और आपके क्योंकि जी सर। आपके सांस का वैसे मसला है, तो सांस की नाली में मसनूई तौर पे सांस देने के बाद आपको बेहोशी से वापस आने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पहले ही जो सारा सिस्टम है वो तरतीब में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेस लाइन की क्या बात वजह क्या है कि इनकी उसकी O2 कम होती है, CO2 ज्यादा होती है। अब अगर ऑपरेशन के दरमियान में आपने इस चीजों को मैनेज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एम आई राइट? ठीक है। जी और सर। उसके बाद जो आप डिलेड रिकवरी आपने सही बताया, लेकिन डिलेड रिकवरी होती क्यों है? सर एक तो CO2 की वजह से, CO2 अगर रिटेन वो तो मैंने करते हैं। बता दिया ना, उसके दूसरा अलावा सर इनहेलेशनल सर जो है नहीं इनका नहीं, सर जो ओपियाइड्स और बेंजोडाइजिपीन। ओपिएट। जी सर, हाँ जी, ठीक है, ओपिएट्स का तो है जो सर, वो तो ओपियाइड्स और काम ही है। बेंजोडाइजिपीन्स है उनका जो रिस्पॉन्स है ना वो इनके अंदर ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो जी सर सही है। ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बहुत खतरनाक, जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है इनमें, क्या एम्फाइसीमा होता है? जी सर। तो एम्फाइसीमा मतलब टेस्ट के में क्या हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स। जी सर, हाँ। ठीक है, तो आप उनको बताएं कि आपके जो फेफड़े हैं वो कमजोर हुए होते हैं, तो जो सांस, जब हम मसनूई तौर पे सांस देंगे तो आपके फेफड़ों को डैमेज को नुकसान हो सकता है। ठीक है, जी, हाँ। तो ये चीजें आप उनको बताएंगे जब, तो अब आपकी काउंसलिंग आसान हो गई। ठीक है, सही है सर, हाँ। तो ये चीजें अगर आपने तीन, जब जो बहुत ज्यादा इतने का तो टाइम ही नहीं होता, इतनी भी बातें आप बता दें, उनसे ये कहेंगे कि देखें बेहोशी जो है, जो नॉर्मल मरीज में बेहोशी देते हैं और आपको जब बेहोशी देंगे उसमें मसाइल का मसला ये होता है कि आपकी सांस को पहले मसला है, आपके फेफड़े पहले ही कमजोर है। तो जी सर। उन कमजोर फेफड़ों में जब हम सांस की नाली डाल के जो मसनूई तौर पे जब हम सांस देंगे तो आपको फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। दूसरे जो बेहोशी की हाँ। सारी दवाएं हैं उनके अंदर आपके अंदर बहुत ज्यादा असरात आ सकते हैं। तो होगा ये कि जी सर, हाँ। बेहोशी जब खत्म हो जाएगी तो हो सकता है आपको होश आने में तक मसले मसाइल पेश हो। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आपको पूरी बेहोशी दें। सही है ठीक है, सर। तो ये जब आपने बात बता दी तो फिर आप बता सकते हैं कि देखें पूरी जो सांस जो मसनूई तौर पे जो सॉरी जो जो आपका निचला हिस्सा सुन करेंगे तो उसमें यह है कि हम आपकी सांस का ख्याल कर सकते हैं। ठीक है, और हम उतनी बेहोशी देंगे कि वो जो आपकी सांस बहुत ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, तो इस जी तरह सर। करके आप उनको बात कर सकते हैं जिसके अंदर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये उसके फायदा होगा। दूसरे आप ये भी बता सकते हैं कि भाई जो पूरी बेहोशी होती है, ये जो क्या नाम है उसका, रीजनल एनेस्थीसिया होता है, इसमें पेन रिलीफ अच्छा होता है। तो आपको जो है वो जी सर, ऑपरेशन के हाँ। बाद आपको तकलीफ भी नहीं होगी, जो कि रीजनल की ज्यादा होती है। तो अगर आप ये इस तरीके से आप उनको करेंगे, देखें जी बात ये है कि आपके क्योंकि सांस का मसला है तो इसमें आपका बेहोशी को देना वैसे ही मुश्किल काम है, लेकिन उसके अंदर अगर हमको एक दोनों में से किसी एक चीज को चूज करना है तो इसके अंदर ज्यादा बेहतर है कि हम बहुत ज्यादा ऐसा ऐसे बेहोशी का तरीका ना इस्तेमाल करें कि जिसमें आपके फेफड़ों पे जोर पड़े। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। देखिए बाकी लोग अगर बोलेंगे नहीं तो मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मुझे कोई फायदा नहीं है अगर आप सब लोग हु के आलम में बैठे होंगे। मैं देखें, मैं कोई मोबाइल से निकल के आप लोगों को डंडा तो नहीं मारूंगा, या मारूंगा? जी सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी लोग किधर हैं? यस आप लोगों ने यस ज्वाइन किया हुआ है या खाली ज्वाइन करके गायब हो गए? ठीक है, अगला स्टेशन क्या था? अगला स्टेशन सर, इससे अगला स्टेशन सर एयरवे की एग्जामिनेशन थी। एयरवे की। देखें अगर एयरवे के एग्जामिनेशन में जब आपको, बेशक हालांकि एग्जामिनेशन का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन एयरवे के जी सर। एग्जामिनेशन को आपने हिस्ट्री से शुरू करना है। तो आप जल्दी से दो सही है तीन सर। सवालात आप जरूर पूछ लेंगे, भाई आपकी नाक तो नहीं बंद रहती? आपका जी कोई सर, पहले हाँ। ऑपरेशन में कोई सांस की नाली में कोई मसला तो नहीं हुआ था? पहले बेहोशी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? ठीक है, फिर उसके बाद आप सही। पूछ सकते हैं कि भाई आपके कोई दांत कोई लूज तो नहीं है? ठीक है, जी सर, हाँ जी। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके मुंह खोलने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? जी ठीक है, सर। फिर उसके बाद आप नेक की पेन का पूछ लें। ये 4-5 सवाल आपने रेपो बिल्डिंग के बाद आपने सवाल पूछ लिए। बाकी जो आपने सही है सर। बताया था एग्जामिनेशन में कि भाई आप की है कि क्या नाम है उसका, आप बालम पट्टी देख लेंगे, आप डिस्टेंसेस देख लेंगे, आप नेक की वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप ये सर करने के बाद आप कहेंगे कि जी अगर कोई ऐसी हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में कोई ऐसी चीज है तो हमें फिर हमें एक्सरे की जरूरत होगी। ठीक है,
एक्सरे हर पेशेंट में नहीं आप सर्वाइकल एक्सरे नेक करवाते ना, वो आप कहेंगे कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम निकलती है इसमें हम सस्पेक्ट करेंगे कि भाई इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जैसे अगर आपको नेक में स्वेलिंग नजर आ गई है, थायराइड की नजर आ गई है, रेडियोथेरेपी लगी हुई है, या कोई भी इस किस्म की चीज है जिसके अंदर आपको रेडियोलॉजी करके आपको देखने की जरूरत है, तो उसके अंदर आप उनको बता देंगे कि भाई उसके अंदर कौन से टेस्ट कौन कौन से करवाने होते हैं। चेस्ट एक्सरे हो सकता है, सर्वाइकल एक्सरे हो सकता है नेक का, ठीक है, सीटी स्कैन हो सकता है। और कौन सा टेस्ट होता है इसके अलावा, एक्सरे के अलावा? नेज हेलिकल सिटी, आई एम सॉरी, हेलिकल सिटी, हेलिकल सिटी, हेलिकल सिटी नॉट रियली, ठीक है। नेज एंडोस्कोपी, ठीक है, नेज एंडोस्कोपी या आइडियल, ठीक है। जो चेस्ट एक्सरे होता है उसके अंदर ट्रेकियल डेविएशन का पता चलता है, रिट्रोस्टर्नल अगर कोई मैस है तो उसके अंदर पता चलेगा, ठीक है, या आपको सीटी स्कैन से पता चलेगा। जो सर्वाइकल एक्सरे नेक है उससे आपको ट्रेकियल कंप्रेशन का पता चलेगा, ठीक है। नेज एंडोस्कोपी से आपको पूरा ओवरऑल एग्जामिनेशन करेंगे आप कि भाई ट्रेकिया कोई डेविएट तो नहीं है, कोई ऑब्विकल कॉर्ड, ये मेडिको लीगल होता है खासतौर पे थायराइड के रेफरेंस से। तो नेज एंडोस्कोपी तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन यू विल डू सम इन्वेस्टिगेशन। तो ये इस तरीके से होगा। और अगला स्टेशन कौन सा था? अगला स्टेशन सर वो एबीजीज वाला था, जो मैं इक्वेशन बता रहा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट सर। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, वो इक्वेशन दो तीन हो सकती है। एक तो आपको पता होना चाहिए पीएफ रेशियो। पीएफ रेशियो क्या होती है? देखें मेरे बच्चों, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, खुदा के लिए अपने आप को थोड़ी सी अपनी पढ़ाई के अंदर इम्प्रूवमेंट करें। और ये इम्प्रूवमेंट तरीके से डिस्कशन करके होती है। ये इम्प्रूवमेंट मॉर्गन के अंदर चिपक रहने से नहीं होती, ठीक है। क्योंकि मुझे अफसोस है कि अगर एक थर्ड ईयर रेजिडेंट को पीएफ रेशियो का नहीं पता ना, आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता पीएफ रेशियो का? प्लीज जिसको पता है वो बताए, व्हाट इज पीएफ रेशियो? आई सपोज कि आप लोगों में से 9 लोगों में से किसी को भी पीएफ रेशियो का नहीं पता। आप लोग आईसीयू में काम करते हैं जी, बताइए टी जी, प्लीज बताएं। ये जिसने हैंड रेज किया है ये बोलना चाहते हैं आप, या वैसे गलती से हैंड रेज हो गया है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर पीए 5 अभी टू आ रही है रेशियो तो नहीं पूछना सर? जी पीए ये वही चीज है। PaO2 डिवाइडेड बाय FiO2। ये किस तरह होता जी है? सर, ये तो सर आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट डिवाइडेड बाय इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। वेरी गुड। इससे क्या पता चलता है आपको? जैसे अगर PO2 नॉर्मली कितनी होती है, 100 होगी, सर यूजली 60, आर्टीरियल 100 तक होती है। ठीक है, और F कितना होगा? 21%। सर जितनी आप 0.21। 2.21 21 या यूजली 0.2 होती है, आप जितनी मतलब आप पेशेंट को दे रहे नहीं हैं तो रफली आप डिपेंडिंग समझ अपॉन लें द। 500 के करीब होती है ये, ठीक है। ये पीएफ रेशियो होती है। और यही यही देखो, ये पीएफ रेशियो पे ही तो सारा काम हो रहा है कि आपका सौदा कितने पे आपका बिजनेस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको 0.2% के ऊपर आपकी 100% PO2 नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, चीजें महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। अगर मिसाल के तौर पे रिवर्स सिचुएशन क्या होगी कि किसी की 100 PO आ रही है 100% ऑक्सीजन पे, तो इसका मतलब है कि इसकी पीएफ रेशियो सिर्फ 100 रह गई है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं? सीवियर ARDS, ठीक है। तो बेसिकली इट इज, ये आप सिंपल देसी जबान में समझने के लिए कि आपका कितने पैसों पे आपका सौदा हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग सिर्फ 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमारी PO2 100 तक मेंटेन है जितनी हमें बॉडी में ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टू अंडरस्टैंड। दूसरी, अगर उन्होंने आपसे कोई इक्वेशन पूछी है तो वो एल्वुलर गैस इक्वेशन होती है, जो कि इस वक्त मुझे याद नहीं है ज़बानी, मैं आपको देख के सब बता देता हूँ। एल्वुलर गैस इक्वेशन तो नहीं थी कहीं? एक देखो शंट इक्वेशन होती है, ठीक है, एक मिनट।
अगर आप लोग ये किताब का बेशतर पोर्शन नजर मार लें, आपने रेनॉल्ड नंबर के बारे में भी बताया था ना, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, जी सर, हाँ ये तो बेसिक है। देखो ये तो देखो फ्लो जो होता है ना, चाहे वो रोटामीटर के रेफरेंस से हो, चाहे वो गैस का फ्लो हो, चाहे वो लिक्विड का फ्लो हो, वो हमारे एनेस्थीसिया की तो बेस है इसी पे ना, हमारी सर। एनेस्थीसिया लेमिनेट की। टर्बुलेंट सर बोला था, लेकिन वो कहते हैं नई टाइप्स बताएं इसकी। टाइप्स बताएं। जी टाइप्स सर, ये क्वेश्चन कर। और तो कोई टाइप्स नहीं होती। जी सर, ये लैमिनर कहा था फ्लो मैंने, टाइप। लेकिन वो कहते नहीं, ये आंसर नहीं है इस चीज का। अच्छा, पता नहीं अब एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे। एक मिनट रुकिए, 203। मुझे पानी चाहिए, ये तो नहीं थी देखो। नहीं सर, ये उसमें वो था सर, कैपिटल ए और स्मॉल ए। आई थिंक वो एल्वियोलर आर्टीरियल वाली थी सर। ये अच्छा मैं एक मिनट, ये ये आप लोग कर लें, ये आपके ऑक्सीजन फ्लक्स के लिए ये होता है। ये केपीए जो है ना, ये बेसिकली 1 केपीए इज इक्वल टू 7.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये क्योंकि केपीए जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है, तो इसलिए ब्रिटिश बुक्स के अंदर आपको केपीए लिखा हुआ नजर आएगा। तो जहां पर भी लिखा होगा आपने इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली ऑक्सीजन, ये शंट इक्वेशन, ये शंट इक्वेशन है, ये भी नहीं है आप नहीं, कह रहे ये हो। नहीं थी, ये नहीं थी सर। अच्छा, उसके बाद ये बहुत वोलेटाइल चीजें ये भूल जाती हैं। ये जोन्स ऑफ लंग्स है। चले एनीवेज, फिर मैं अभी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा कि वो कौन सी इक्वेशन हो सकती है वो। जी। ये तो नहीं थी, बोर इक्वेशन है, ये डेड स्पेस के लिए यही होगी। नहीं सर, ये भी नहीं थी सर। सर मैं ये वो आपको छोटा, कंफर्म करके बताऊंगा। जी सर, मैं पूछता हूँ। चले एनीवेज, ये देखो, ये जो किताब है, आप लोग अगर इसको थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लें तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें, जो टोक्स है ना, वो बेसिकली बेतहाशा टोक्स का पोर्शन इन 2 किताबों के अंदर से आपका कवर हो सकता है। अगर आप लोग ने इसको, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता भी होंगे। इसमें आपसे एक उन्होंने पूछा, नेजल वो वाले रेफरेंस से था जो आपके जो होता है हाई फ्लो नेजल के हिसाब से। हाई फ्लो में। ठीक जी है, तो सर। देखो आप मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मली जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं उससे नेक्स्ट स्टेप पे कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, या सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी हो, तो सबसे पहले हम कौन सी चीज से ऑक्सीजन देते हैं? नेजल ब्रोंग सर। सॉरी, नेजल प्रोंग से। ठीक है, जी सर। तो नेजल प्रोंग से तकरीबन कितनी FiO2 जाती है? सर टोटल अब मैक्सिमम 6 लीटर तक दे सकते हैं, 45% बनती है। 45% है या इससे कम नहीं होती? सर वो एटकिन एड तो ये लिखता है सर। मेरा ख्याल है कि इससे कम होनी चाहिए। एनीवेज, ये आप देख लें, ये इससे मेरा ख्याल से कम होती है। एनीवेज, उससे अगले स्टेप पे क्या होगा? सर नॉर्मल जो फेस मास्क है उससे थ्रू उससे उससे कहाँ तक 60% जाती तक, है? 60% तक। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा जहाँ जी तक सर। ख्याल है उस इससे 45% तक जाती है। एक मिनट रुको। नहीं सर, नेजल प्रोंग से 45% तक ही है और फेस मास्क से 60% तक ही है। एक मिनट, जस्ट रिकन्फर्म इट। एक मिनट में आपको कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, आप कंटिन्यू करें। नेजल कैनुला, उसके बाद फेस मास्क, उसके बाद कौन सी चीज होती है? उसके बाद सर नॉन रीब्रीदर। नॉन रीब्रीदिंग, उससे पहले भी एक होता है। नॉन रीब्रीदिंग बेसिकली जो होता है ना, रेजरवायर बैग होता है। एक होता है विद नॉन रीब्रीदिंग वाल्व, और एक के अंदर नॉन रीब्रीदिंग वाल्व नहीं होता। ठीक ये है, सर वो रीब्रीदर हो गया।
हाँ उसमें रीब्रीथिंग होती है, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक जाता है? जी सर नॉन रीब्रीदर का तो 100% है, बाकी रीब्रीदर का आइडिया नहीं है। रीब्रीथिंग में से कम होगा, ठीक है ना। Yes. अच्छा, उसके अलावा जो आपकी वो है, कई दफा असल में चीजें देखें जो होती हैं वो इस तरह दिमाग से निकल जाती हैं, ये मुझे भी कंफ्यूजन हो गई। और ओके, अच्छा उसके अलावा जो वेंचुरी मास्क होता है वो क्या होता है? वेंचुरी सर फिक्स FiO2 डिलीवर करता है, वो स्पेशली आप उन पेशेंट्स के लिए जो COPD के हैं, तो उसमें हम हाई फ्लोज पे लो FiO2 मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जो है ना, ये डिलीवर करता है व्हेन अ स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट कंसंट्रेशन इज नीडेड। ठीक है, अनलाइक वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस, द फिक्स परफॉर्मेंस ऑफ mass allows interpretation of oxygen saturation and blood gases in the context of a known specific inspired fraction। ठीक है, इसके अंदर वो फिक्स परफॉर्मेंस देंगे ये, और ये जो होते हैं वेरिएबल परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एफर्ट उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सही। अच्छा, उसके अलावा जो आपसे जो नेजल कैनुला जो उन्होंने पूछा था ना, हाई फ्लो नेजल कैनुला, ये इस तरह की पिक्चर थी। जी सर, ऐसी थी। आप इसमें से देख लीजिएगा। असल में मैं आजकल सऊदी अरब में, क्योंकि हमारा आईसीयू और एनेस्थीसिया सेपरेट है ना, तो मैंने बिल्कुल हाई फ्लो नेजल कैनुला मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया, तो इसलिए आई एम शॉर्ट ऑफ, अगर किसी को हाई फ्लो नेजल कैनुला को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि इतना मुझे पता है कि इसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन का सिस्टम होता है, एक चीज होती है, दूसरी ये कि इसके अंदर FiO2 ज्यादा जाती है। ये इसका जो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मुझे आइडिया है इस चीज का, लेकिन इसको कैसे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सेटअप में इन लोगों ने कुछ देसी तरीके से भी बनाए थे, तो अब मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान में वो किस तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो नेजल हाई फ्लो नेजल कैनुला का बेसिक डिफरेंस जो दूसरा होता है उसके अंदर यही होती है कि आप बहुत ज्यादा हाई फ्लो नहीं दे सकते, क्योंकि जो है वो ड्राइनेस हो जाती है, और नेजल टॉलरेंस नहीं टॉलरेट नहीं करता, बहुत ड्राइनेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर वो उसको मॉइस्ट करके करते हैं, ये देखो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है, और उसको FiO2 उसकी इंप्रूव हो जाती है, तो ये इसका पर्पज है। ठीक है, तो आपको अच्छा सर, ये, नेजल जी जी, नेजल CPAP और नेजल कैनुला में कुछ कोई फर्क है? देखो देखो जो CPAP बाईपैप होता है ना, बाईपैप जी के सर। अंदर, बाईपैप को अंदर वो प्रेशर दे रहा है, इसके अंदर प्रेशर तो नहीं दे रहा ना, सही सर। ये तो सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वो वेंटिलेट करने के लिए भी है। जो नेजल बाईपैप होता है या जो दूसरा बाईपैप होता है, वो बाई लेवल पीप क्यों होती है? बाई लेवल पीप का क्या मकसद होता है? मेंटेन करता है ना सर, इन बिटवीन इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेशन। यानी कि वो प्रेशर को अलाउ कर, वो डिफरेंस होता है उसके अंदर, तो उससे ये एडवांटेज होता है कि एक्सपिरेशन में वो प्रेशर कम होता है, तो इट अलाउज फॉर एक्सपिरेशन। ठीक है, सर। तो ये आप लोगों को मैं हाईली एडवाइस करूंगा कि आप लोग ये 2 किताबों पे नजर मार लें, इसमें आपके बहुत सारे उसके आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपके ये, क्योंकि इस किताब का पैटर्न बहुत आसान है, और आप लोग इसको बहुत डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि अगर कोई वो पूछे तो बिल्कुल आप ब्लैंक ना हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपको मुझे बताएं SpO2 का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? अब कोई और भी बोले ना, कोई और भी पार्टिसिपेट करे, बट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SpO2, कोई बोले और। सर बियर लैम्बर्ट लॉ पे वर्क करता है ना सर? वो कैसे? सर एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, दो फ्रीक्वेंसीज होती है, 660 और 940, रेड एंड इंफ्रारेड। तो फ्रीक्वेंसी वो होती टिश्यू है या वेवलेंथ होती है? वेवलेंथ होती है, सॉरी। तो तो वो एब्जॉर्ब होती है टिश्यू से, और वहां से वो डिटेक्ट करता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे सर अगर रेड होगी
तो सैचुरेशन जो है हमारी अबव 90 आएगी। अगर हाइपोक्सिक होगा या साइनोज्ड होगा तो वो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये टॉपिक कहाँ से पढ़ा है? सर मॉर्गन से। मॉर्गन का रेफरेंस अल्लाह के फजल से मॉर्गन से यही समझ आता है, ठीक है। ये जी ये ये मेरी इस बात को ना याद रखें, मेरा कोई मॉर्गन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप खुद मुझे बताएं कि क्या ये एक्सप्लेन हो पा रहा है जो आपने मुझे बताई बात? नहीं नहीं सर। खुद आपको भी समझ आया है? ये सर नहीं नहीं सर, समझ ये आया। recording- मॉर्गन बहुत कंफ्यूज करती है सर। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये मौका नहीं है, अब आप लोग इम्तिहान देना है, क्या मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदा के लिए अपने ऊपर रहम कर दें? ना सिर्फ अपने ऊपर रहम कर दें, अपने घर वालों पे रहम कर दें, अपनी सोसाइटी पे रहम कर दें, अपने मरीजों पे रहम कर दें। खुदा के वास्ते अपने आप को इस मनहूसियत से निजात दिला दें। It's a piece of shit. I'm sorry to say something bad about a book, but actually that's not a book. मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है, खुदा की कसम, मैं आप लोगों से मोहब्बत में आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आप लोगों का सुपरवाइजर नहीं हूँ, मैंने तो आप लोगों से टीसी नहीं करवानी ना, मेरा क्या स्टेक है मुझे बताइए? क्यों मैं टेंशन ले रहा हूँ? मैं छुट्टी के दिन अपना फैमिली का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ। जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें। और मैं आपको लेट डाउन करने के लिए नहीं कह रहा, आप लोग खुद मुझे बताइए कि क्या समझ आता है मॉर्गन? जब समझ नहीं आती तो खुदा के लिए क्यों पढ़ते हैं आप लोग ये किताब? मैं आपसे 10-9 लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के टॉपर नहीं है? मेडिकल कॉलेज में कोई लल्लू पहुंचता है? मुझे बताएं, कोई एरा गैरा नत्थू गैरा मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तो आप लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस को कहाँ उठा के, कहीं किराए पे दे दी, किसी को गिफ्ट कर दिया इंटेलिजेंस को, और दूसरों की बात को बगैर सोचे समझे अमल कर रहे हैं? दिस इज लिटरली, खुदा की कसम, आई फील पिटी, मुझे दुख होता है, आई एम रियली सॉरी टू बिकम इमोशनल, लेकिन खुद मैं इमोशनली हूँ इस बात पे, क्योंकि आई एम क्रैक, मैं अपने लोगों को मैं किस तरह बचाऊं इस शर से। लेकिन आप लोग मैं रोजाना लेक्चर लेता हूँ, रोजाना पढ़ाता हूँ, रोजाना टाइम आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों में से किसी एक की शक्ल मैंने नहीं देखी पहले। डॉक्टर इंशा, इरम नाज, वसीम शौकत, अफनान रजा, मुझे पता है कि शायद आप अभी भी भाग जाएंगे कि ज़ीशान भाई पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के आगे, हाँ ये तो इम्तिहान पास हो जाएगा, इसकी फिक्र ना करें आप, यू विल पास, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें। अब आप सुने कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर भाई, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक है ऑक्सीमीट्री, समझ आई? वो ऑक्सीमीट्री क्या बता रही है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की 2 तरह के हैं, या घोड़ा है या गधा है, या इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, या इसके अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डाइऑक्साइड। ठीक है? ये घोड़ा है, ये गधा है, ठीक है? तो ये कैसे पता चल रहा है? ये वो आपकी 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स की एब्जॉर्प्शन से पता चल रहा है कि वो 2 एब्जॉर्प्शंस को यूज कर रहा है, जो ये यूज कर रहा है वो ये आ रहा है, जो ये यूज कर रहा है ये आ रहा है। तो एक तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितनी % इसके अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है और कितने % डीऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है। जो दूसरी चीज है वो प्लेथिस्मोग्राफी है, ठीक है, जो कि क्या बता रही है? पल्सेटाइल फ्लो, ठीक है। और जो बियर लॉ है और लैम्बर्ट लॉ है, दैट इज नॉट फॉर ओनली दिस थिंग, दिस इज फॉर, ये बी इज फॉर कंसंट्रेशन, कि अगर कोई एक आप चीज को सॉल्यूट को आप पिक करना चाह रहे हैं तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी, दैट इज ब्लडी बियर्ड लॉ, समझ आई? ये जितनी ज्यादा उसके अंदर कंसंट्रेशन होगी उतने ज्यादा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की, ये कह रहा है बियर लॉ। और दूसरा ये कह रहा है लेंथ के लिए, कि जितनी पाथ लेंथ होगी, जितनी देर लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब, लैम्बर्ट लॉ के लिए जरूरी है कि प्रॉपर एक्सपोजर हो, जब प्रॉपर एक्सपोजर होगा तो इसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी ना। आ गई समझ बात? यस। समझ आ गई कि नहीं? पहले ही मुझे ये बताएं। आगे सर समझिए। ये लैम्बर्ट लॉ इज फॉर लेंथ, एल इज फॉर लेंथ, ठीक है, और बी इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, बियर लॉ इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ABC में BC, तो ये आपका बियर लॉ फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लैम्बर्ट लॉ इज फॉर पाथ लेंथ एंड प्लेथिस्मोग्राफी इज फॉर द पल्सेटाइल फ्लो।
ठीक है। और उसके अंदर आपको वो वैल्यूज मुझे कभी याद नहीं होती, वो वैल्यूज आप किताब से देख लें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन सी होती है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन सी होती है, वो किताब से पढ़ने वाली चीज है। वेवलेंथ वो कौन सी, एक इंफ्रारेड होती है और एक जो है वो आपकी जो दूसरी होती है। ठीक है, तो आप वेवलेंथ पढ़ लें, अब आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, और ऑक्सीजन जो होती है याद रखें कि इट्स अ पैरामैग्नेटिक गैस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक गैस। पैरामैग्नेटिक गैस का मतलब ये होता है कि जिसके मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे एटम हो। और जो दूसरा क्या होता है, वो दूसरा होता है इंफ्रारेड गैस एनालाइजर। ठीक है, तो उसके अंदर होता है जैसे CO2 है, ठीक है, जैसे नाइट्रस है। तो तमाम जितने बाकी जितने इनहेलेशनल एजेंट्स हैं, कोई जितनी भी गैसें हैं उसमें एक से ज्यादा एटम है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। ये जो गैसेज हैं वो ये हैं कि जिनके अंदर एक जैसे एटम है। नाइट्रोजन के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के अंदर 2 O के एटम है, हीलियम के अंदर इस तरीके से। तो इंफ्रारेड गैस एनालाइजर इज फॉर एनीथिंग अदर देन पैरामैग्नेटिक गैस। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक जो गैस एनालाइजर होते हैं उनका ये मैकेनिज्म होता है, एक को ऑक्सीजन को हवा में पता चलेगा गैस में, और एक जो है ना वो लिक्विड में होगा। ठीक है, तो उसके वो डिफरेंट गैस एनालाइजर है, फ्यूल सेल होता है, और वो होते हैं, वो करते हैं ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को चेक, जो कि आपके एबीजीज के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो गैस के अंदर होते हैं वो ये वाले मैकेनिज्म से होता है। आ गई समझ बात? यस सर। तो जो एन टाइडल CO2 है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होगा जी? वो इंफ्रारेड है। ठीक है, इंफ्रारेड। और वो आपको उसकी 4 स्टेजेस आनी चाहिए कि किस में क्या आता है, किस में क्या आता है। मे बी आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी गुड वे। वो आप लोग देख लें, नहीं तो दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। मैंने एक दफ़ा क्लास ली हुई थी। आप लोगों को टॉक्स के जितने प्ले लिस्ट हैं वो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किताबों को चाटने के बजाय यहाँ पर चीज़ें देखें, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि डिस्कशन से पता चलती हैं। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली आप लोगों में से कोई भी कभी भी मेरी क्लास नहीं अटेंड करता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो देखें कोई, मैं तो आई एम नॉट सेलिंग माई सेल्फ, मैं कोई आप लोगों से कोई पैसे लेके नहीं ये काम कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मैं बार बार, मुझे मजबूरन आप लोगों को जब भी मेरे जिससे मेरी गुफ्तगू होती है, जो बात होती है, उसको मैं यही कहता हूँ कि भाई खुदा के लिए अपने पर रहम करो, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मेरा तो कोई मकसद नहीं है, मैंने तो आपसे कुछ नहीं लेना। तो ये टॉक्स के बारे में ना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक करूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ये सुने, और आपको इनमें से कोई भी चीज समझ ना आए वो आप मेरे से पूछें, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और अभी एक डिस्कशन हो गई। आप लोग प्लीज अब इस ग्रुप को जो बनाया है इसको यूटिलाइज करें। इस ग्रुप के अंदर आपको कोई भी इस तरह के स्टेशन समझ नहीं आते, जस्ट फील फ्री, आप मैसेज करें, सर इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि सारी चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। काउंसलिंग का मैंने आपको एक तरतीब बताई है कि काउंसलिंग के अंदर आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, और आप सोचें कि उसकी अच्छी बातें क्या होती हैं, उसकी बुरी बातें क्या होती हैं, आपने दोनों को निकाल के आपने उसमें बताना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके अंदर आपको इंसिडेंस बताना पड़ेगा, जैसे एपिड्यूरल है, तो एपिड्यूरल की कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको एपिड्यूरल की कॉम्प्लिकेशन का आपको इंसिडेंस पता होना चाहिए कि कितने % में फेलियर होता है, कितने % में इनकम्प्लीट होगा, कितने % में PDPH होती है। वो आपको एपिड्यूरल काउंसलिंग का चार्ट में आपको दिखा भी देता हूँ, उसके अंदर मौजूद है। ये प्लीज आप लोग सुने, इसमें मैंने बहुत दफा बहुत डिटेल से एक्सरे के बारे में डिस्कशन की है, एबीजीज के बारे में की है, और हर दफा जो आता है तो हर दफा मैं कोई ना कोई सेशन इस तरह लेता हूँ। पेस मेकर पे के ऊपर आपको स्टेशन आ सकता है, तो पेस मेकर के अंदर वो यही पूछेंगे कि भाई एक पेशेंट को पेस मेकर लगा हुआ है, ये बाय द वे मेरा ही टॉक्स का स्टेशन था, मुझे अभी तक याद है कि एक पेशेंट को पेस मेकर लगा हुआ है और वो आया है वैल्यूएशन के लिए, तो आप उसकी कैसे वैल्यूएशन करेंगे पेस मेकर की? जी, एक पेशेंट को पेस मेकर लगा हुआ है, उसकी कोई इलेक्टिव सर्जरी, जी कोई बताएगा? सर सर सॉरी, आपने क्या पूछा सर? पेस मेकर, एक पेशेंट को पेस मेकर लगा हुआ है, उस पे एक पेशेंट की कोई सर्जरी हो रही है इलेक्टिव, तो आप उसको जी कैसे सर। इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले तो सर उसका मोड कंफर्म करेंगे कि किस मोड पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर सर्जरी अवे है फ्रॉम द, मतलब जिस साइड पे सर्जरी हो रही है वो जो पेसमेकर की साइड से है, वो दूर है, तो हम उसको मैग्नेट के थ्रू पहले ईपी की टीम से बंद करवाते हैं,
तो अगर मैग्नेट के नीड थ्रू क्या पड़ती है तो करवाते हैं? सर स्विच ऑफ कराते हैं अगर वो उस पे होता है। मैग्नेट का कोई रोल नहीं होता बेटा, मैग्नेट का जी कोई सर। रोल नहीं है। ये पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, मैग्नेट का कोई रोल नहीं है। उससे पहले अगर आप सोचें मोड तो कार्डियोलॉजिस्ट का काम है ना, मोड तो इवन आपका भी यस काम सर। नहीं है। मोड की है वो बैटरी आपने पावर मैन्युफैक्चर से करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे पेशेंट से? पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ये क्यों लगा था, क्यों लगा और था? जो लगने के बाद क्या अब आपके सिम्टम्स बेहतर हो गए? ठीक है, अब आपको जिस वजह से ये पेसमेकर लगा था, क्या वो सिम्टम्स आपके इम्प्रूव कर गए? ठीक है, और कोई सिनकपी तो नहीं हो रही, जिस जगह पे लगा हुआ है उस जगह पे आपको कोई पेन तो नहीं होती। ठीक है, समझ आई बात? आपको और यस कोई सर। जो और जनरली जो कोई इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको पेसमेकर फंक्शनिंग नहीं होगा तो उसको वो सिम्टम दोबारा से होंगे, उसको दोबारा सिनकपी हो सकती है, उसको दोबारा पैल्पिटेशन हो सकती है, उसको दोबारा स्कीमिंग, जो भी वजह होती है, क्योंकि पेसमेकर की बहुत सारी रीजन होती हैं। एक बात, और दूसरी बात ये कि पेसमेकर जब भी आए ना तो आप अपने दिमाग में रखें कि सिर्फ पेसमेकर ना कहें आप इसको AICD समझ के करें। ठीक है, आप उसे पूछेंगे कि भाई कौन से टाइप का पेसमेकर है, क्या पेसमेकर है या AICD है? AICD होता है ऑटोमेटेड इंटरनल डिफिब्रिलेटर कार्डियोवर्टर। ठीक है, बेसिकली उसके अंदर डिफिब्रिलेटर फंक्शन भी होता है और पेसिंग का भी फंक्शन होता है। कार्ड। ठीक है, तो आप ये पूछेंगे। और दूसरी बात ये कि वो जो आप जो बता रहे थे ना, उसका आंसर ये है कि आपने पहले आपने हिस्ट्री पूछ ली, फिर उसके बाद आपने चेस्ट एक्सरे करा के देख लिया कि उसकी लीड सही जगह पे है। आपने लोकल उसका एग्जामिनेशन करके देख लिया कि भाई उसकी कोई लोकल स्वेलिंग कोई ऐसी ऐसी तो नहीं है मसला। और उसके बाद आपने उसकी जो है वो ECG आपने करवानी है। ECG करवा के आपने देखना है कि क्या वो पेसिंग उसके स्पाइक्स आ रहे या नहीं आ रहे। ठीक है, उसका आपको साथ रेट भी पता चल जाएगा कि उसका क्या उसकी सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आपने दो चीजें करनी है सर्जरी से पहले, कि एक तो आपने उसको फिक्स मोड पे कर देना है। उसका जो भी मोड है, वो जिस भी मोड पे है वो पहले आपने उसको डिमांड मोड से फिक्स मोड पे कर देना है। फिक्स मोड का मतलब ये होता है कि आप उसका 80 पे रेट सेट किया है तो वो 80 पे चलता रहेगा। ठीक है, नो मैटर के उसकी उस वक्त पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, उसने अपने एक फिक्स रेट पे चलते जाना है। ठीक है, दूसरे आपने क्या करना है, दरमियान में उसको कॉटरी हुई तो वो डिफिब्रिलेटर ने पिक किया कि ये तो इसको वो हो रहा है, वो एरिथमिया हो रहा है, वो पकड़ के उसको शॉक कर देगा, तो आप उसका डिफिब्रिलेटर फंक्शन को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए होगा कि भाई कहीं दरमियान में ना फेलियर ना हो जाए पेसमेकर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसको टेम्परेरी पेसमेकर के पैड्स लगा देंगे। ठीक है, टेम्परेरी पेसमेकर के आप पैड्स लगा देंगे, और सॉरी टेम्परेरी पेसमेकर, आई एम सॉरी, डिफिब्रिलेटर के आप पैड्स लगा देंगे, डिफिब्रिलेटर फंक्शन ऑफ कर देंगे। डिफिब्रिलेटर आप लोगों को बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ उसकी वो देखे हैं जो डिफिब्रिलेटर मशीन का होता है ना, डिफिब्रिलेटर के पैड्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली कार्डियक कैथ में यूज होते हैं, और वो आप डिफिब्रिलेटर के आप उसको पैड अटैच करके आपके पास डिफिब्रिलेटर का सिस्टम मौजूद होगा कि अगर उसको विफिब हो जाए, वो उसके लिए है नंबर 1। और नंबर 2, टेम्परेरी पेसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो एक ट्रांसकुटेनियस पेसिंग होती है, एक ट्रांसवीनस पेसिंग होती है। ठीक है, तो आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि अगर आपको जरूरत पड़े तो पेसमेकर, टेम्परेरी पेसमेकर होता है जो कि ट्रांसकुटेनियस, जस्ट लाइक आप उसके ऊपर लीड लगाते हैं, उसके ऊपर उसका इलेक्ट्रोड लगाते हैं और आप उसकी पेसिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो हो गया। बाकी आप सर्जिकली आपने क्या करना है, आपने कोई भी ऐसे फैक्टर्स को अवॉइड करना है कि भाई जिससे पेसमेकर थ्रेशोल्ड ऊपर नीचे हो जाए। तो आपने नॉर्मो कार्बिया रखना है, नॉर्मोथर्मिया रखना है, नॉर्मोक्सिया रखना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होने देना। और रिलेटेड टू डायथर्मी, कि आपने डायथर्मी नहीं यूज करनी, अगर करनी है तो आपने बाइपोलर यूज करनी है, और अगर मोनोपोलर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपने इस तरीके से उसका पैड लगाना है कि वो पेसमेकर के सर्किट में ना आए। ठीक है, आप उसकी ऐसे उसका अरेंजमेंट करेंगे कि उसका जो पेसमेकर का सर्किट है, सॉरी जो करंट का जो सर्किट है, वो पेसमेकर के दरमियान से ना गुजरे। ठीक है, समझ आ गई बात? ये है आपका पेसमेकर। तो अच्छा, ये हो गई, ये एक आप लोगों को ये एक प्ले लिस्ट आपको मैंने शेयर भी की है, इसमें आप देख लें, इसमें आपको बेतहाशा चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, और दूसरी जो प्लेलिस्ट है ना, वो इसमें है क्रिटिकल इंसिडेंट्स की।
क्योंकि देखें वहां पर आपसे वो एक या दो क्रिटिकल, आपसे देखो उन्होंने पल्मोनरी एडिमा का पूछा था ना, आप यकीन करोगे जी सर, कि हाँ मेरे जी। आईएमएम के अंदर पल्मोनरी ये नेगेटिव लेरिंगोस्पैज्म नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा आया था, और एफसीपीएस के की टॉक्स में भी आया था। और अब आप देख लो कि सही है ये सर। कितनी पुरानी बात है, 2009 में मैंने आईएमएम दिया था और 2011-12 में मैंने एफसीपीएस दिया था, ठीक है। तो सही है सर। ये इतना पुराना टाइम टेस्टेड चलता आ रहा है। इसका आंसर ये होता है कि आपने सबसे पहले तो आपने अवॉइड करना है कि लेरिंगोस्पैज्म डेवलप ना हो। आप उसको लाइट प्लेन में, आप उनको आंसर में बताएंगे ये, कि आप कोशिश करेंगे कि हम ये ऐसा ऐसा एनेस्थीसिया में अब हम ऐसे मौके पे एक्सटुबेट ना करेंगे लेरिंगोस्पैज्म हो। अगर लेरिंगोस्पैज्म हो गया है तो सबसे पहला आपने क्या करना है कि 100% आपने कॉल फॉर हेल्प कर देना है, 100% आपने ऑक्सीजन करनी है, और आपने सीपैप देना है, और आपने लार्सन्स मैन्यूअर करना है। किसी को लार्सन्स मैन्यूअर का पता है? जी, व्हाट इज लार्सन्स जात मैन्यूअर? ट्रस्ट को कहते हैं ना सर, आई एम सॉरी, जात ट्रस्ट को कहते हैं ना सर। नहीं, जो आपका एंगल ऑफ मैंडिबल होता है ना, वहां पर पीछे नेक और उसके दरमियान में जो जगह होती है वहां पर आप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, वो उसको लेरिंगोस्पैज्म पॉइंट भी कहते हैं। तो बेसिकली आप अगर उस जगह पे पेनफुल स्टिमुलस देंगे तो लेरिंगोस्पैज्म जो है वो रिलीव हो जाता है, और आप साथ आप उसको जाओ थ्रस्ट भी आप कर रहे हैं साथ ही, लेकिन एक्चुअली दैट इज लेरिंगोस्पैज्म पॉइंट, और दैट इज लार्सन्स मैन्यूअर। आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने लार्सन्स मैन्यूअर किया, आपने एंगल ऑफ मैंडिबल पे आपने उसको पेनफुल स्टिमुलस दिया, सीपैप दिया, 100% ऑक्सीजन नहीं हुआ, फौरन आपने अगले स्टेप में आपने लाइडोपैल, प्रोपोफोल से पहले आप उसको लाइडोकेन भी कह सकते हैं, कि आप उसको लाइडोकेन देंगे, लाइडोकेन से रिस्पॉन्ड आ जाता है, ठीक है, आप प्रोपोफोल देंगे, फिर प्रोपोफोल के बाद लो डोज सक्सामिथोनियम, और अगर उससे भी नहीं होता तो फुल डोज प्रोपोफोल एंड फुल डोज सक्सामिथोनियम देके और आपने उसको इंटुबेट कर देना है। और अगला जो क्वेश्चन का पार्ट था कि तो पल्मोनरी एडिमा, आपने हमेशा इसको नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, कैसे होता है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा? सर वेसल से फ्लूइड बाहर आ जाता है सर, इंटरस्टिशियल स्पेस, जब पेशेंट एक्सर्ट करता है सर यार। वेरी गुड। बेसिकली आप ये समझ लें, क्योंकि हमारे नॉर्मली जब पेशेंट अवेक खुद से ब्रीदिंग कर रहा होता है तो नेगेटिव प्रेशर होती है ना ब्रीदिंग, हमारी जो वेंटिलेशन नॉर्मल हर इंसान की नेगेटिव प्रेशर होती है। हम क्या करते हैं पर हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और हवा सकिन होती है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा ऊपर है से सर क्लोज हो गया जी सर। जी। ग्लोटिक तो एपर्चर क्लोज। आई एम सॉरी, ये नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नीचे से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दरमियान में रास्ता ब्लॉक हुआ है। तो जब इतना ज्यादा नेगेटिव प्रेशर होगा तो वहां पर जो वेसल्स हैं उनसे सकिन हो जाएगा, वो अंदर जब नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो जो टाइनी वेसल्स हैं उनमें से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इतना प्रेशर लग रहा है तो उसके अंदर से फ्लूइड निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपने इंटुबेट किया, आपने उसको, आपने पीप का लफ्ज नहीं बोला था, तो पीप इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें पीप देते हैं, पीप से वो हो जाता है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा के अंदर, पीप देते हैं और उसके बाद जरूरत पड़े आप उसको प्रॉप अप कर दिया और आपने उसको, और दूसरे एक और क्या चीज देते हैं, आपने इसमें नाइट्रेट्स का जिक्र किया था, आपने इसमें मॉर्फिन का जिक्र किया था जी मेरे भाई, फ्रूसीमाइड तो आपने दिया था, आपने नाइट्रेट्स और मॉर्फिन का जिक्र किया था वसीम? ठीक है, तो आपने इसमें नाइट्रेट्स भी देनी होती है, आपने मॉर्फिन भी देना होता है, ये पल्मोनरी वेजोडाइलेटर होते हैं। और फिर आप जाहिर बात है अगर फ्लूइड को आपने बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको फ्रूसीमाइड देना है, ठीक है। तो ये आपका वो स्टेशन हो गया। और आपने क्या बताया था, और कौन सा स्टेशन बताया था? ये क्रिटिकल इंसिडेंट जरूर आप देख लें, इसके अंदर एरिथमियाज हैं, ठीक है, इसके अंदर एक्यूट एस्थमा है, ये एक नेवर इवेंट्स है। नेवर इवेंट्स का मतलब होता है कि गलत आपने साइड का ब्लॉक लगा दिया, गलत साइड की आपने सर्जरी करवा दी, ठीक है। तो दैट इज अ पॉसिबल स्टेशन फॉर यू कि भाई हाउ टू प्रिवेंट नेवर इवेंट्स। तो नेवर इवेंट्स क्या है, कोई भी गलत काम हो रहा है, तो गलत काम क्या है, रॉन्ग साइड की सर्जरी, तो उसके लिए होती है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिससे जब मरीज आता है ऑपरेशन थिएटर में तो उसका नाम, उसका नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, उसकी सारी चीजों को कंफर्म किया जाता है।
फिर जब एनेस्थीसिया देने से पहले दोबारा से कंफर्म किया जाता है कि भाई ये सही सर्जरी है, कोई इसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क तो नहीं है, कोई इसके अंदर ब्लीडिंग का रिस्क तो नहीं है, किसी ने कोई ऐसी खास चीज की जरूरत तो नहीं है। इसको जो है ना वो टाइम आउट कहा जाता है। ठीक है, चेक इन, टाइम आउट। फिर उसके बाद जो है जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो वो सारी चीजों को देखते हैं कि भाई सारे गॉज पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, ये ऑपरेशन सही हमारा सक्सेसफुल हो गया, अब हमने मरीज ने कहाँ जाना है। तो दैट इज टू अवॉइड एनी अनवांटेड इवेंट्स। तो इसके अंदर गलत मेडिकेशन जो है, अगर आपने कोई गलत दवाई दे दी है, आपने उसकी गलत लेबलिंग की है, तो दैट इज ऑल्सो नेवर इवेंट। आपने गलत रूट से दे दी है, जैसे इंट्रा आर्टीरियल ब्लड दे देते हैं थायरपेंटोन का, या कोई भी दवाई आप इंट्रा आर्टीरियल दे दी है, तो वो भी एक नेवर इवेंट है। आपने गलत ब्लड दे दिया है, वो भी एक नेवर इवेंट है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये नेवर इवेंट का ये मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद एनाफाइलैक्सिस या इस तरह की कोई भी इमरजेंसी, एनाफाइलैक्सिस है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, लोकल एनेस्थीसिया, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आती है इम्तिहान में। एनाफाइलैक्सिस की कैसे मैनेज करते हैं? एनाफाइलैक्सिस आप कैसे मैनेज करोगे जी अफनान? सर आइडियल ड्रग ऑफ चॉइस तो एपिनेफ्रिन है। तो एनेस्थीसिया के अंदर तो हम लोग हर चीज को एक्यूट इमरजेंसी कंसीडर करते हैं। आईवी डोजिंग 5 to 10 देखो बेटा, माइक्स स्ट्रेट हम लोग देते अच्छा हैं। अब आप देखो मेरी बात सुनो। अब आप पता है आपने क्यों आंसर दिया है, ये मैं फिर अब मुझे मजबूरन आप लोगों को याद कराने के लिए और आगे के लिए आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसी चीज से अगर आप सस्पेक्ट करें एनाफाइलैक्सिस, तो क्या वो दवाई नहीं रोकेंगे? ये सर सबसे पहले एस्ट्राज़ोकाज़ेटिन लेंगे। आपने कॉल फॉर हेल्प का लफ्ज नहीं बोलना, क्योंकि वहां पे नंबर होंगे इस चीज के। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका नंबर कब कट जाएगा, फिर आप कहेंगे कि एग्जामिनर बहुत बुरा था। ठीक है, इमीडिएटली स्टॉप द कल्परेट इवेंट व्हाट इज पॉसिबल। चाहे वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में भी यही है, लोकल एनेस्थीसिया, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी में भी कोई दवाई आप दे रहे थे, उसमें जा सकता है ना इन्फ्यूजन में लोकल Yes, sir. एनेस्थेटिक, तो आप रोक देंगे। स्टॉप, ये लफ्ज याद कर ले, कॉल फॉर हेल्प स्टॉप, कॉल फॉर हेल्प स्टॉप, स्टॉप द सर्जन, स्टॉप द इन्फ्यूजन, स्टॉप द मेडिकेशन, व्हाटएवर। ठीक है, तो कॉल फॉर हेल्प स्टॉप। और उसके बाद याद रखें, जब भी मरीज को कुछ होता है तो सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन आपने बोलना है। आई विल मेक श्योर पेशेंट्स एयरवे इज पेटेंट। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही है, आप उसकी 100% ऑक्सीजन कर दी। अगर वो मैकेनिकल, अगर वो उसकी कॉन्शियस लेवल डिट्रेट हो गया, तो आप उसको वेंटिलेट, आप उसको उसका एयरवे सिक्योर करेंगे। फिर आपका सर्कुलेशन आता है, उसमें आप इसके अंदर आप जो है वो आप इसके अंदर एपिनेफ्रीन का भी जिक्र करेंगे, आप फ्लूइड्स का भी जिक्र करेंगे, आप उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी जिक्र करेंगे, आप एंटीहिस्टामिन्स का भी जिक्र करेंगे। और उसके बाद फिर आपने साथ साथ आपने एवेलुएट भी करते रहना है। और उसके बाद आप फर्दर जो मैनेजमेंट होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और एक चीज इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बतानी होती है, वो इसके अंदर ट्रिप्टेज लेवल भेजने होते हैं। ठीक है, फर्दर इसको एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी और उसको लेबल करने के लिए भी। ठीक है, आ गई समझ बात? तो एपिनेफ्रीन के आंसर जब आप देंगे ना, तो एग्जामिनर आपको नंबर कार्ड के 10 में से ये जो मैंने आपको आंसर बताया, इसमें आपको 10 में से 10 नंबर भी मिल सकते हैं। और अगर आप वहां पे डायरेक्ट एपिनेफ्रीन शुरू करेंगे, तो ये तो टेक्नीशियंस को भी पता है, समझ आई? तो एक अच्छे आंसर में और एक किताब के मॉर्गन के आंसर में यही फर्क है। ठीक है बेटा, मैं आपको सास और फुफ्फो और नंद बन के ये मैं ताने मारता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान की कौम बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है। वो अभी आप लोग पीछे मोबाइल के हंस भी रहे होंगे कि जीशान भाई हमारी क्लास ले रहे हैं, और वाकई में ही क्लास ले रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस टाइम पे, वो कहते हैं हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो मे बी आगे पीछे तो आप लोग मुझे इस काबिल नहीं समझते कि आप लोग मेरी बात सुने। तो इस वक्त अगर गलती से आप लोगों को मेरे हत्थे चढ़ गए हैं, तो मैं आप लोगों को कम से कम अपना पैगाम जरूर दे दूं, ताकि आप लोग आइंदा, क्योंकि आप लोग छोटे से मुन्ने काके नहीं हो कि आप लोगों को कोई रोटी मैं मुंह में डाल के निवाले बना के खिलाऊं, और तब आप सब लोग इंटेलिजेंट हो। बदकिस्मती सिर्फ ये कि आप लोग अपनी अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी है, बस। और ये इस्तेमाल करनी इसलिए छोड़ दी है क्योंकि आपको कहा है, सीनियर ने ये कहा है जी मॉर्गन पढ़नी होती है, एग्जामिनर्स भी मॉर्गन पढ़ते हैं, एग्जामिनर सवाल भी मॉर्गन से पूछते हैं। यही जुमले सिखाए जाते हैं ना आप लोगों को, सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे आगे बीच में साथ साथ, आई एम सॉरी कि मैं ये अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाता, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, क्योंकि मैं आप लोगों को के लिए एक जहाद कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक बंदे को किसी एक चीज पे कन्विंस करना वो ऐसे ही है जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ठीक है,
तो बहरहाल एनीवेज आप एक मतलब लाइक ये कि आप मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये शुरू करें। अभी आप लोगों के पास कब है आप लोगों का टोस्ट? 23 तारीख को है ना? ये सर 23 अगस्त। 23 अगस्त को। तो आप ये एक लिंक मैंने आप लोगों को भेजा है, इसके अंदर आपको बेतहाशा, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये लिंक को मैं बहुत अच्छी तरह अरेंज नहीं कर सका, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें हर चीज मिलेगी। इसमें आपको देखें एक्सरे के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको ईसीजी के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये तो खैर बहुत डिटेल है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। मैं इधर यहाँ पे ना कुछ इनकी जो पूल है, ये यहाँ पे आपको देखें बहुत सारी आपको ना कुछ पुराने जो एफआरसीए के अंदर ऑस्कीज आती हैं, ये उनका पूल है। और एक मिनट, ये आई एम सॉरी जस्ट अ सेकंड, जी ये तो ये मुख्तलिफ किस्म के ना छोटे छोटे स्क्रीन शॉट्स जमा किए हुए मैंने, ठीक है। तो आपको इनमें से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं, ये इसके अंदर ईसीजी की पुरानी ये देखें, ठीक है ना, ये आपको इसमें से मिल जाएगी। लेकिन मैं ईसीजी के बारे में ना बता दूं कि आपको ईसीजी में क्या कुछ पता होना चाहिए। रेट, रिदम, ठीक है, एक्सेस, उसके बाद कोई ब्लॉक तो नहीं है। और आप अलग अलग देखते जाए जितने जो इंटरवल्स और जो इंडिविजुअल वेव्स है कि पी वेव की देख लें कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, पी आर इंटरवल की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स नैरो या ब्रॉड तो नहीं है, ठीक है। सॉरी, क्यू आर एस कम्प्लेक्स किस तरह का है, क्यू टी इंटरवल प्रोलॉन्ग तो नहीं है, टी वेव की कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कोई मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, स्कीमिया इन्फाक्शन तो नहीं है। ये आपको जर्नल ईसीजी का यही प्रिंसिपल है। और उसमें वो आपसे जो भी सवाल पूछेंगे उसका आंसर जो है इट विल बी बेस्ड ऑन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। ACLS के एल्गोरिथम के हिसाब से वो होगा। और वो क्या एल्गोरिथम है, वो आपको जो AHA की जो 2020 की आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो उसके अंदर सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, SVT, उसके अंदर भी देखें, अगर वो आपसे पूछते हैं ना, अगर आपसे वो डिस्कशन में पूछते हैं तो नेवर फॉरगेट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। ये जुमले को आप, क्योंकि इसके नंबर हैं वहां पे, आपको ये आपने कहना है कि यू विल ट्राई टू, आपकी अप्रोच यही होगी। और उसके बाद अगर एसवीटी है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आप वेगल मैनूवर्स करेंगे। वेगल मैनूवर्स करेंगे, साथ आप कहेंगे कि भाई एडिनोसिन को प्रिपेयर करें। वेगल मैनूवर से नहीं ठीक हुआ तो आपने एडिनोसिन दे दी। एडिनोसिन के जब दे रहे हैं तो उससे अपनिया हो सकता है, तो आपको एयरवे की मैनेजमेंट को आपने रेडी रखना है, ठीक है। वो आपसे डोज पूछेंगे, भाई पहली डोज कितनी देनी है, फिर दूसरी डोज कितनी देनी है, वो आप देख लीजिएगा। 6 मिलीग्राम होती है और फिर 12 मिलीग्राम होती है। तो एनीवेज वो है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस के हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। तो ये वो आपसे जो आपका जो दूसरा है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ध्यान में रखें, या एट्रियल फिब्रिलेशन या इवन कोई भी अनस्टेबल एरिथमिया, अनस्टेबल एरिथमिया के अंदर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करते हैं। वो आपसे पूछेंगे किसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो जी आर वेव से करते हैं। अगर टी पे आ जाए तो आर ऑन टी फिनोमेना होता है जी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछेंगे अगर वो इस रेफरेंस से वो सवाल हो रहे हैं। कोई भी अनस्टेबल एरिथमिया है तो उसके अंदर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन है। अगर अब पल्सलेस वीटी या वीफेब है तो उसके अंदर अनसिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, जिसको डिफिब्रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है वो अनस्टेबल है, या एट्रियल फिब्रिलेशन है और अनस्टेबल है, या एसवीटी है और अनस्टेबल है, तो उसके अंदर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन है, ठीक है। और उसके बाद जो मेडिकेशंस हैं वो एसवीटी की मैंने आपको एडिनोसिन बता दिया। एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको 2 चीजें करनी होती हैं, रेट कंट्रोल करना होता है, रिदम कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो आप रेट कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर डाइजॉक्सिन देते हैं, रिदम के लिए आप एम्योडरोन देते हैं। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो होता है उसमें लाइडोकेन या एम्योडरोन, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोकेनामाइड है, इस तरह के, मतलब तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए किसी भी एरिथमिया का। अगर वो आपसे इंट्रा ऑपरेटिव सिनेरियो में पूछ रहे हैं तो आपने उनको, आपके दिमाग में होना चाहिए पेशेंट रिलेटेड कंसर्न, सर्जिकल रिलेटेड कंसर्न या एनेस्थेटिक रिलेटेड कंसर्न। ये आपके दिमाग में, ये जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने ये जुमला भी बोले, लेकिन आपको जब बता रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई जब भी एरिथमिया कोई हो रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम हो, रीनल फेलियर हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसकी वजह से एरिथमियाज होंगे। कोई अगर मिसाल के तौर पे उसको स्कीमिया हो रहा है तो उसके अंदर भी एरिथमिया हो सकता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसमें भी एरिथमिया हो सकता है। स्कीमिया हो रहा है तो भी एरिथमिया हो सकता है। फेलियर का पेशेंट है उसमें भी एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। कोई गलत दवाई चली गई है उसमें भी एरिथमिया हो सकता है। मैंने कल किसी से सवाल पूछा था
तो मुझे बहुत अजीब अजीब आंसर मिले थे। अभी आप मुझे बताएं सबसे कॉमन कौन सा एरिथमिया होता है जो हम ऑपरेशन थिएटर में हर रोज ही तकरीबन फेस करते हैं? कौन सा एरिथमिया होता है? जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया। सॉरी, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया। एट्रियल फिब्रिलेशन। अब आपको मैं जब आंसर बताऊंगा ना तो आप लोग हंसेंगे मेरे इस आंसर पे। भाई सबसे कॉमनेस्ट एरिथमिया जो कि मेरे ख्याल से कोई दुनिया का एनेस्थेटिस्ट ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं नहीं देखता, वो टैकीकार्डिया है। साइनस टैकीकार्डिया इज एरिथमिया। साइनस टैकीकार्डिया इज एरिथमिया, और हर पेशेंट में ही होता है तकरीबन। शायद ही कोई पेशेंट आप करवाएं और उसका इंडक्शन के वक्त या रिकवरी के वक्त या दरमियान में कहीं टैकीकार्डिया ना हो। समझ आई? तो ये बहुत सिंपल आंसर है, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया या एट्रियल फिब्रिलेशन इतना कॉमन नहीं होता, होता है होने को तो कुछ भी हो सकती है। सो उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो पीवीसीज है सबसे कॉमन एरिथमिया, जो कि मे बी बिनाइन, सिर्फ ट्यूब जाके किराना पे टच कर रही है तो भी ये जो है पीवीसीज आ सकती हैं। अगर उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो भी पीवीसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप उसमें जब भी करते हैं आप उसकी एबीजीज करवाएंगे, आप देखेंगे ट्यूब सही जगह पे है, आप देखेंगे हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा, आप 100% ऑक्सीजन कर देंगे, आप देखेंगे भाई वेंटिलेशन सही हो रही है, CO2 सही है। ठीक है, कोई आपकी गलत मेडिकेशन तो नहीं जा रही है, आपने उसको एनाल्जेसिया अच्छा दिया है, आपने उसको डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मेंटेन किया, देखेंगे कि कहीं उसका वेपराइजर खाली तो नहीं हुआ हुआ, उसको उस वजह से वो पेशेंट अनस्टेबल हो रहा है, उसकी ट्यूब सही तरह पे फिक्स हुई हुई है। ठीक है, इवन आप ईसीजी लीड्स देखेंगे कि भाई ईसीजी लीड्स तो नहीं लूज हुई हुई, इसकी वजह से वो एक क्या नाम है इसका, एक गलत आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तरीकाकार है। आपसे वो सवाल जो पूछेंगे वो इसी किस्म के होंगे। काउंसलिंग में आपने एक हमारे एक मॉक एग्जाम हो रहा था, तो मेरे मेरे सीनियर थे, तो वो उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि एक बंदे का दांत टूट गया है। ठीक है, तो उन्होंने इसको उस पेशेंट को सिखाया हुआ था कि भाई आपने कहना है कि सर मैं तो आपको कोर्ट ले जाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं तो आपको कोर्ट ले जाऊंगा। तो उन्होंने पता है टिपिकल पाकिस्तानी आंसर दिया, हंस रहे, अभी आज तक हम उनसे मजाक करते हैं इस बात। उन्होंने कहा कि ले जाएं आप कर लें लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, उन्होंने उनको ये कह दिया कि आप ले जाए होगा कुछ नहीं, तो ये नहीं कहना खुदा के लिए। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के आंसर को बहुत भी कुछ नहीं है, हम कुछ भी कह सकते हैं कि कर लो, मैं तो नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करना। आप ये उनसे कहेंगे कि ये आपका हक है, बिल्कुल आप जो कर सकते हैं, लेकिन हमारा हॉस्पिटल के अंदर एक इदारा है जो इस तरह के मामलात को डील करता है कि अगर किसी का कोई दांत टूट जाए या कुछ किस्म का नुकसान हो जाए, क्योंकि हमारा उस वक्त आपको सांस आपकी बेहोशी जब हम आपको दी तो हमने सारे अपने तरफ से सारे इंतजाम किए थे, हमने आपका सारा मुआयना भी किया था। लेकिन ये इस तरह होता है कि कई दफ़ा कि तमाम चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे ठीक नज़र आती हैं, लेकिन असल में उसी वक्त पता लगता है कि जब हम सांस की नाले में आले के ज़रिए पाइप डालने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आपकी हमें सांस की नाली में ट्यूब डालने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। हमारे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन उन सब की मौजूदगी के बावजूद हमें मसला हो रहा था, तो हमने हर मुमकिन कोशिश की, मुख्तलिफ किस्म के आलात इस्तेमाल किए, लेकिन बदकिस्मती से आपका दांत टूट गया जो कि पहले से थोड़ा सा लूज लग रहा था। तो इस वजह से ये नहीं होना चाहिए था, हमें बड़ा अफसोस है, हमारी सारी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन ये उस टाइम पे हमारे लिए दांत से ज़्यादा आपकी जान बचाना ज़रूरी था। ये नहीं कहना कि आप कोर्ट चले जाएं, होना कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है, इसी तरीके से अवेयरनेस है, PDPH है। मैं आपको साथ साथ देखें, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू टीच। बदकिस्मती मुझे अफसोस यही होता है कि आप खुदा के लिए मेरे साथ जुड़ा करें। मैं तो रोजाना, वो मजाकन में कहता हूँ, मैं तो रोजाना लंगर खाना खोलता हूँ भाई, जिसने आगे खाना खा लो। मैं तो रोजाना आप लोगों के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ ये, मुझे किसी ने नहीं बताया, उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। और मेरे थिएटर में अगर मैं किसी से पूछता था तो वो मुझे कहते थे आप पढ़ के बताएं। वो वही जुमला, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप उसको बताओ, उसको सिर्फ उसको हाइंट देना है, गाइड, आपने सिर्फ उसको गाइड करना है कि भाई ये चीज है, ये गाइडेंस नहीं होती। मॉर्गन के सफा नंबर 75 से पढ़ लो। इज दिस ब्लडी गाइडेंस? नो, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट गाइडेंस। मेरा गाइडेंस का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि भाई एरिथमिया के टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग जो टॉपिक, मैं तो आप लोगों को मैसेज करता रहता हूँ कि खुदा के लिए मुझे मैसेज किया करें, सवाल पूछा करें। कोई सारे सो रहे होते हैं, दम मारो दम मिट जाए गम। ठीक है, तो एनीवेज अब देखें, अब आप प्लीज जो आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछें। ठीक है, और मैं दोबारा भी आप लोगों को टाइम देने को तैयार हूँ। और जब भी आप लोग, तो ग्रुप को आप इस्तेमाल कीजिए, जो यहाँ पर जो टॉक्स के स्टेशंस कुछ जो हुए हैं शेयर, वो आप लोग ये देखें ना, आप मैसेज आया है, आई एम टू अपीयर इन
किधर गया ये? ठीक है, तो ये जिस अभी आप लोग ये इस ग्रुप के अंदर जो सवाल इन्होंने भेजे हैं वो आप इसको देख लें। ठीक है, अच्छा देखें, जो एग्जामिनेशन हो ना, ये कोई भी सीवीएस का एग्जामिनेशन है, ऐसे मिसाल के तौर पे आप ये ज़हन में रखें कि कोई भी एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। आपने उनको ग्रीट करना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है, मैंने आपका मुआयना करना है, आपको किसी जगह पे तकलीफ तो नहीं है, कोई आपको एतराज़ तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप एग्जामिनर से, जैसे एग्जामिनेशन है तो अगर आमतौर पे मेल पेशेंट ही होगा, फीमेल तो नहीं होगी, लेकिन आपने उनको बताना है कि आइडियली यहाँ तक इसका होना चाहिए, शुड आई एक्सपोज द पेशेंट। जब आप एग्जामिनर पूछे तो फिर उसके बाद आपने करना है कि वो आप, अच्छा वो आपको इस टाइम पे कह सकते हैं कि जो आपने करना है करें। तो अगर इस सूरत में आप एग्जाम पूछ सकते हैं कि देखिए मैंने आपका मुआयना करना है, तो मैं सही तरह आपका मुआयना करने के लिए जरूरी है कि मैं आपको एक्सपोज करूं, तो क्या आपको कोई इतराज तो नहीं है? ये जुमला आप बोल दें, फिर आगे चल पड़े। ठीक है, तो इस तरह है। अच्छा देखें, अगर आप इसको हैफर्जेडली करेंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एयरवे से रिलेटेड तमाम चीज़ों को शुरू करें, नेजल कैनुला से शुरू करें, फेस मास्क, नॉन रीब्रीदिंग, वेंचुरी, ये जो है आपका किधर गया, बाईपैप, और फिर उसके बाद आप वेंटिलेटर्स पे आ गए, वेंटिलेटर्स तक आपने पहुंचना है। इसी तरीके से आपने जो है वो जो ऑक्सीजन की एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीजन सेफ्टी सिस्टम्स, कौन कौन से सेफ्टी सिस्टम होते हैं, कोई जरा बताएगा मुझे? सर सबसे पहले तो नाइट्रस का कट ऑफ या हाइपोक्सिक गार्ड होता है। ओके, और सेकंड FiO2 सेंसर होता है। ठीक है। और थर्ड जो है डिस्कनेक्शन के अलार्म्स होते हैं वेंट के अंदर। हम्म, और मॉनिटर के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर की जो अलार्म है वो बताते हैं हमें हाइपोक्सिया के बारे में। अच्छा देखो, इसका इस किस्म का कोई भी सवाल हो ना, इसका जवाब अगर आप देने का कोशिश करो तो मेरा मशवरा अब आपको क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा तो आप भूलेगा भी नहीं। आप एक तरफ से शुरू कर दो। पहले सप्लाई कहाँ से आ रही होती है ऑपरेशन थिएटर में? सेंटर पाइपलाइन सप्लाई से सर। होती है या ऑक्सीजन जी सिलेंडर होता है? तो सेंटर सप्लाई के लिए कौन सा सेफ्टी सिस्टम होता है? सर डिस डिस, आपको डायमीटर। पता है ना माशाल्लाह। डिस यस होता है सर। और एक टग टेस्ट होता है, उसको हिला के देखते टक हैं कि वो सही है। फिर आ जाए सिलेंडर पे, सिलेंडर पे कौन सा होता है? सर पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। वेरी गुड। उसके अगला सिलेंडर से ही या दोनों के आगे एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होगी कि धमाका ना हो जाए अंदर? सर चेक वाल्व होता है ना जो प्रिवेंट करता है। प्रेशर वाल्व। ठीक है, प्रेशर वाल्व। प्रेशर वाल्व होंगे। ठीक है, प्रेशर वाल्व होंगे। ठीक है, प्रेशर वाल्व होंगे, प्रेशर वाल्व होंगे। वो प्रेशर देखेंगे कि भाई ज्यादा प्रेशर ना आ जाए। सेंटर सप्लाई से कितना प्रेशर आता है? सर अराउंड 35 to 50 PSI। ये ज्यादा आसान याद करने का तरीका बार्स में है। ठीक है ना, जी तो सर। 4 बार सेंटर सप्लाई का होता है। 1 बार जो है वो मेन गैस फ्लो पे पेशेंट आता की है, जान। जो फ्रेश गैस फ्लो पे आता है आउटलेट पे। जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है? सर 137 बार। वेरी गुड। ठीक है ना, और उसके बाद फिर प्रेशर रेगुलेटर्स होंगे। अच्छा, मशीन के अंदर कौन सी जगह होती है जहां पर 4 बार का प्रेशर आता है? 2 जगह होती है मशीन में जहां पर 4 बार का प्रेशर आता है, वो कौन सी जगह सर होती एक तो फ्लश होता है है? वेरी गुड। और दूसरा दूसरा जो अच्छा, ये इसमें फ्लश में ही जब फ्लश करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन जाती है तकरीबन? सर 35 to 70 लीटर्स पर मिनट। जी, ठीक है। और जो दूसरा होता है ना, अब आप जरा सा, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पर ऊपर से धक्का लगाने की जरूरत होती है आगे जाने के लिए? जो होते हैं वेंटिलेटर्स के बैलो। यस सर। ठीक है, जो वेंटिलेटर्स के जो बैलो का एक्सटर्नल जगह होती है ना, वहां पर 4 बार का प्रेशर होता है। ठीक है, बैलोस को ड्राइव करने के लिए। ड्राइव न्यूमेटिक ड्राइव सर। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद और कौन से सेफ्टी सिस्टम हो गए ये आपने बता दिया। एक आपने नहीं बताई, जो एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आनी शुरू हो जाती है, चिर चिर, रिची विसल। विस्लिंग साउंड। जो रिची विसल होती है वो जो है वो ना तो उसका न्यूमेटिक, वो उसका सॉरी उसका इलेक्ट्रॉनिक कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि बिजली फेल भी हो जाएगी ना तो भी वो रिची विसल बच जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और बात मैं भूल गया बताना, वो मिस हो गया, वो है कि सेफ्टी, ये भी एक ऑक्सीजन की सेफ्टी है एक तरह से, कि आपके पास ऑपरेशन थिएटर के अंदर चाहे आपके बाहर 1 लाख सिलेंडर हैं और सेंटर सप्लाई आ रही है, आपके ऑपरेशन थिएटर में 2 चीजें होनी चाहिए। वो 2 चीजें कौन सी हैं? सर एक अम्बू बैग
वेरी गुड। दूसरा इमरजेंसी सिलेंडर, जो ई सिलेंडर जिसको कहते हैं, इमरजेंसी ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे आपका अम्बो बैग भी नहीं है तो आप उसको कैसे वेंटिलेट कर सकते हैं? सर सी सर्किट के थ्रू। सी सर्किट के थ्रू, वो क्या होता है? रेप्रेजेंट सी सर। नहीं, उससे कैसे करेंगे, वेंटिलेट कैसे करेंगे? और देखें, सर डायरेक्टली किलोमीटर के थ्रू लग सकता है ना सर। ऑक्सीजन ही फेल हो गई है ना, ऑक्सीजन फेल हो गई है। ऑक्सीजन फेल होगी तो आप अम्बू पे आएंगे ना, अम्बू भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, माउथ टू माउथ, या अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब डली है तो आप गॉज रख के और हुक्का पियेंगे, ठीक है। आप बलून, आप जिस तरह जस्ट लाइक का आप उसके अंदर गुब्बारा फुलाते हैं, आप उस तरह फुलाएंगे। कितनी % ऑक्सीजन जाएगी इस तरह? 15%। वेरी गुड, समझ आ गई बात? यस सर। तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला एक और, अब एक, ये सारे ग्रुप हो गए सेफ्टी के। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है? फ्लो मीटर में, फ्लो मीटर में कौन कौन सी ऑक्सीजन सेफ्टी चीजें होती हैं जो आप उस वक्त जहां से आपने बताना शुरू किया था? One is color coding, वेरी गुड। और and second is corrugation on the valve of the oxygen वेल्व and नहीं, नॉब, उसका बड़ा होता है, knob. मोटा होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। Uh, और वेरी गुड। और and oxygen flow meters on the left side. नॉट, ये लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं होता, ये लिफ्ट डिफरेंट में होती है। एक मिनट उनको आंसर डाउन देने साइड। देना, एक मिनट उनको आंसर देने देना फरजाना। और ये इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। इसका आंसर ये है कि, सोचे क्या आंसर है? डाउन स्ट्रीम, यानी कि सबसे एंड पे ऑक्सीजन शामिल हो, ठीक है। Last we added in the हाँ fresh जी, gas. उसकी वजह क्या है? अगर वो शुरू में होगी तो क्या प्रॉब्लम है? If there is a rent in the flow meter, there can be mixing. Hypoxic gas can be delivered to the patient. हाँ जी, So, हाइपोक्सिस जाएगी ना। तो ये क्या मतलब, अगर ऑक्सीजन आखिर में होगी ना, तो अगर ऑक्सीजन बंद होगी तो पिछली ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपकी ऑक्सीजन पहले जा रही है और बाद में गैसेस जा रही हैं, एंड में शामिल हो रही हैं, तो हो सकता है ऑक्सीजन बंद भी हो जाए तो दूसरी गैसेस जाती रहेंगी। ये उसका होता है कि डाउन स्ट्रीम लगता है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद जो इंटरलॉकिंग होती है, कि वो मिनिमम जो है वो 25% से कम का, यानी कि 1/4 का या 1/3 से कम का वो नहीं होगा, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते आप ऑक्सीजन। तो उससे कम करेंगे तो नाइट्रस भी कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप एक और चीज सेफ्टी को भूल गए थे, वो ये होती है कि मिनिमम ऑक्सीजन फ्लो होता है, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीजन फ्लो होता है, यानी कि चाहे कुछ भी हो, 200 300 ml जो है वो फ्लो मिनिमम होता है। ये बाय द वे, 300 ml क्यों रखा गया इन्होंने, 250 या 300 ml? सर सर्कुलर सिस्टम के लिए कम से कम फ्लो है ना ये। नो, हमारा एक एडल्ट जो है ना, वो 1 मिनट के अंदर 250 ml ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, समझ आई? ये इसका पर्पस है कि चाहे कुछ भी हो 250 ml जरूर चली जाए। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, और क्या ऑक्सीजन सेफ्टी होती है? अब सर कॉमन गैस आउटलेट पे आ गए ना सर। जी, तो वहाँ पे इंस्पिरेटरी लिम्ब पे FiO2 सेंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर पेशेंट पे जो ETT के साथ आपका साइड स्ट्रीम या मेन स्ट्रीम गैस एनालाइजर होगा। हाँ, वो बेसिकली FiO2 और एन टाइडल ऑक्सीजन, ठीक है। एन टाइडल ऑक्सीजन का भी पता चलेगा एजेंट एनालाइजर से। तो बेसिकली आपका फिर वर्किंग सोडा लाइम होना चाहिए। ये एक तरह से डायरेक्टली चीज नहीं है, लेकिन अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो उसकी रीब्रीदिंग होगी, विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है जी आपकी ऑक्सीजन सेफ्टी, ठीक है। ये एक आपका, ये आपसे टॉक्स के अंदर स्टेशन पूछ सकते हैं, जो फ्लो के अंदर आपको, मतलब बेसिकली जो
इस तरीके से आप ना तरतीब से चीजें करें। पोजीशन रिलेटेड लिथोटमी पोजीशन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंट्राऑपरेटिव हाइपोक्सिया हो गया, क्या करना है इंट्राऑपरेटिव जो आपकी, तो वही अब आपको देखें ये नहीं भूलना चाहिए, कॉल फॉर हेल्प, स्टॉप, या तो सर्जन को स्टॉप करना है या कोई दवाई स्टॉप करनी है। उसके बाद एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आई विल मेक श्योर पेशेंट इज रिसीविंग एडिक्वेट ऑक्सीजन, पेशेंट इज क्या नाम है इसका, उसकी ब्रीदिंग उसकी इंटैक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपकी क्या चीज़ है वो, ये क्लिक हो गया प्लीज, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से आपको आपने करना है, तरतीब से आगे चलना है। और फिर उसके बाद आपका होगा कि रिससिटेशन, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। हाइपोक्सिया क्या आइसोलेटेड है, या हाइपोक्सिया के साथ कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि हमेशा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि बताना है कि आइसोलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उसके साथ कोई एसोसिएटेड और भी कोई चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर हाइपोक्सिया के साथ कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी है तो इसका मतलब है उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी आप कंसिडर करेंगे। अगर सिर्फ आइसोलेटेड हाइपोक्सिया है तो आप देखेंगे उसको अम्बू बैग पे, आपने बैग उसको स्पॉन्टेनियस पे करके आप उसको वेंटिलेट करके देखेंगे, उसकी कंप्लायंस देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि भाई बायलैटरल ऑक्सीजन सॉरी चेस्ट राइज हो रही है या नहीं हो रही है। और हो सकता है पेशेंट रीब्रीथ कर रहा हो जिसकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर सही तरह वेंटिलेट ना कर पा रहा हो। आप फिर उसके बाद साथ इक्विपमेंट के बारे में भी देखेंगे कि भाई पल्स ऑक्सीमीटर तो नहीं हिल गया, हो सकता है पल्स ऑक्सीमीटर हिल गया हो, वहाँ पे परफ्यूजन सही ना हो रही हो, ठीक है। एंड हेयर फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन गो। तो आपने सक्शन करके देख लिया, आपने हो सकता है उसको ब्रोंका आपने जब वेंटिलेट किया उसको ऑस्कल्टेट किया, तो उसी से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हो सकता है ट्यूब एंडोब्रोंकियल हो गई हो तो भी हाइपोक्सिया हो जाएगा, पेशेंट वेंटिलेट ना सही हो रहा हो, सक्शन किंक हो रही होगी टू, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ज्यादा खतरनाक चीजों को आपने रूल आउट कर लेना है और बाकी आप वन बाय वन बता देंगे। अगर ब्रोंकोस्पैज्म है तो आप इनहेलेशन एजेंट्स बढ़ा दें, आप उसके एक्सपायरिटी आप उसकी एंडोट्रेकल ट्यूब के थ्रू आप उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हाइपोक्सिया हो गया, एरिथमिया मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग की आपको बेसिक्स बता दी, ईसीजी एबीजीज आप दे पढ़ लीजिएगा एक दफा, फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी है कि कोई भी स्टेशन जो आप लोगों को आया है या आप लोगों को समझ नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो इसकी भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, जिसने जो बाद में सुनना चाहता है वो सुन सकता है। और जस्ट डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग जब कहेंगे, अब मैंने एक दफा आप लोगों को बता दिया, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग व्हाट डू यू वांट। आप लोग व्हाट्सएप पे, मेरा मशवरा ये है कि आप व्हाट्सएप पे आप लोग डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, वट एवर यू वांट मी टू आंसर आई विल आंसर यू, ठीक है। और याद रखें बात, ये जहन में रखें बात अब कि देखें मैं बार बार आप लोगों को, इसलिए मैं कोई एहसान जताने के लिए नहीं कर रहा, मुझे आप लोगों को एहसान जता के क्या करना है। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें मैं वो काम कर रहा हूँ जो आपको पाकिस्तान में कोई करता हुआ नजर नहीं आएगा। और मैं ये भी आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि खुदा के लिए मुझे मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं आई फील डिसअपॉइंटेड। मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस बात की होती है क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है शॉर्टकट्स की। इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सेशन बहुत अट्रैक्टिव ना लगे, सर ने कोई हमें चीज तो दिखाई नहीं, कोई हमें नोट्स तो बना के दिए नहीं। देखिए आप लोगों को नोट्स की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अकल समझ की जरूरत है, और वो भी किसी दूसरे से मांगने वाली नहीं है, खुद अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर यू विल पास, ठीक है। तो अगले चंद दिनों में आप अपने आप को फोकस करें, इंशाल्लाह यू विल पास, ठीक है। एक कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम थी, मैं उसको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि किसी भी तरीके से अपीयर हो जाए, ठीक है, मिस ना करे, क्योंकि टॉक्स इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, यू जस्ट हैव टू फोकस यू एंड अप्लाई, अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। चलें एनीवेज इंशाल्लाह आप लोगों का अगले चंद दिन मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैं मैसेज करता रहा हूँ, कोई जवाब ही ना दे तो फिर भाई थैंक यू वेरी मच, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त। मैं तो अपनी कैपेसिटी में, मुझे अल्लाह तो मेरे से वही सवाल करेगा कि जो मैंने अगर आप लोगों की कोशिश कर दी, फिर आप लोगों के पे आगे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अफनान आप बोले, बाकी जो लोग नहीं बोले वो भी बोल ले। जी जी अफनान।
सर बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम है, आपका काफी जी नाम आपका सुना था आप ग्रुप में कब से हैं? मेरे देखो सर। मेरी ये जी सर। आपको पता लगा कि औरतों के लिए सांसें कितनी खतरनाक होती हैं, क्योंकि मैं आपसे उसी तरह ही सवाल कर रहा हूँ जिस तरह सांसें करती हैं। सर आपको भी प्रैक्टिस है अंदाजा ये, हमारी बिल्कुल डेली प्रैक्टिस नहीं है इस तरह के मैं क्वेश्चंस। डेली आप लोगों जी मैं यकीन करो जो मेरे साथ इन टच होता है मैं उसके साथ यही बातें करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह ही आप लोगों को कोई यार आप कोई खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। मैं जब भी ये डिस्कशन करता हूँ मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप लोगों को यू आर नॉट अ बेबी, यू आर नॉट इन क्लास 5 कि कोई बंदा नोट्स बना के मेरे बच्चे को मुंह में डाल के हप हप करके उसका दूध डिकार लिखवा दे। नहीं, आप लोगों को ये सब नहीं चाहिए यार। आप लोगों को खुदा के लिए सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। आप लोगों को गाइडेंस मिलती है जी फलाना किताब पढ़ लो, फलाना नोट्स पढ़ लो, फलाना चीज कर लो। ओ भाई मैंने आपको चीज बता दी, आप जहां से मर्जी पढ़े, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको सोर्स भी बता देता हूँ, चीजें शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह आप लोगों के लिए थैंक यू आसानी सर। करे। माई माई प्रेयर्स एंड माई एवरी एफर्ट इज विद यू। तो अगले चंद दिन अब आप पे डिपेंड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर करके आपको भेज सकता हूँ, आप लोग भी आंसर करें। कोई भी स्टेशन समझ नहीं आता, जो लोगों ने नहीं अटेंड किया उनसे भी, उनको भी मेरा मैसेज है, उन तक पहुंचा दें। ग्रुप में कहें कि भाई जिसने जो सवाल डिस्कस करना है जस्ट ड्रॉप द मैसेज। आप लोग अगले चंद दिन मेरे लिए स्पेशल है। ठीक है, ओके जी। अफनान थैंक यू कुछ सर। कहना चाहते हैं? नहीं बस सर, इंशाल्लाह फिर जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी आपसे डायरेक्ट आस्क करेंगे ग्रुप पर। चलो ओके भाई, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।